जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ अभी डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 फिजिक्स का। पेपर 2 के हम सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं ना पेपर का। तो पेपर की अगर आप बात करेंगे, पेपर वाज गुड। ऑब्वियसली जैसे हर एक हमेशा बात ये होती है कि हर एक पेपर में आपके पास में 50-60% के आसपास इजी रहता है। इसमें उतना पोर्शन नहीं है बिकॉज पेपर टफ था ये, तो थोड़ा कम है आपके पास में 40 के आसपास वो होगा। तो देखिए, आसान सवाल तो हर एक पेपर में होते हैं, इसमें भी थे, पर इसमें दिक्कत यह है कि वो आसान सवाल बहुत पीछे थे। जैसे मान लीजिए आप इसमें देखें, स्टार्टिंग में आपको सिंगल डिजिट के आंसर वाले सवाल दिए गए, मतलब जो आपके इंटीजर टाइप थे सिंगल डिजिट। अब इसके 6 सवाल थे और 6 के 6 अच्छे सवाल थे। 6 उसमें कुछ में दिक्कत भी है, 2-3 सवाल में कंट्रोवर्सी भी है। तो 6 सवाल अब आपको दिए और 6 के 6 टफ थे। तो आदमी पहला करता है, अरे यार ये भी टफ, दूसरा करता है वो भी टफ, तीसरा करता है वो भी टफ, मतलब तीसरा कैलकुलेटिव टफ है, तीसरा वैसे टफ नहीं है। तो ऐसे करते करते आदमी हौसला खो देता है, उस वजह से दिक्कत है। आसान थोड़े पीछे हैं सवाल इसमें। तो अगर मैं हम बात करें तो आप देखना चाहे कौन सा पेपर कौन सा टफ है कौन सा इजी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जो दिक्कत वाले सवाल हैं जिसका मतलब आंसर अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि भाई जेईई क्या देगा उसका आंसर या फिर बोनस करेगा, उसमें दिक्कत है सवाल में। पहले सवाल में आपके पास में दिक्कत है, जो फर्स्ट सवाल है उसमें दिक्कत है। उसका आंसर जो इंटीजर आ रहा है वो कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके आ रहा है, कुछ हमें कंडीशन और माननी पड़ेगी, पर वो कंडीशन पता नहीं, क्योंकि उसमें जो सवाल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं कोई कंडीशन एनालाइज करनी चाहिए। तो मे बी उसको वो बोनस कर दे, मे बी क्या आंसर देगा, 2 आंसर दे दे, पता नहीं क्या करेगा वो उसका। तो पहले जेईई एडवांस का आंसर किया है कि तभी हम फर्स्ट सवाल के बारे में सही कमेंट कर पाएंगे। और अगर आप बात करें सेकंड सवाल भी मीडियम लेवल का था, मतलब वो इजी कैटेगरी में नहीं था आपके पास में, क्योंकि उसका एनालिसिस करना कि भाई साहब किस तरीके से विंड फ्लो कर रहा है, वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो अगर हम बात करें कि एक एवरेज बच्चे जो सवाल नहीं होंगे, एक एवरेज बच्चा जिससे जो सवाल करने में दिक्कत होगी, तो पहले में दिक्कत हो सकती है, दूसरे में दिक्कत हो सकती है। इसमें थोड़ी वैसी दिक्कत है तो इसमें स्टार मार्क कर देते हैं। तीसरा कैलकुलेटिव टफ था, मतलब कैलकुलेशन जिसकी टफ थी, अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन से सवाल थे आपके पास। थर्ड ऐसा था जिसकी कैलकुलेशन टफ थी। फोर्थ में भी आपके पास में एक सीरीज बनती है, अगर उसका एक्सपेंशन आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, तो ये कैलकुलेशन टफ हो गया आपके पास में। फिफ्थ की भी कैलकुलेशन टफ थी, मतलब कंसेप्ट इजी था पर कैलकुलेशन टफ थी। सिक्स के अंदर आपके पास में 6 मीडियम की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, 6 इज मीडियम कैटेगरी। अब इसको मीडियम में इस वजह से डाला क्योंकि यार इसमें भी एक्चुअली एक दिक्कत है 6 वाले प्रॉब्लम के अंदर। 6 वाले प्रॉब्लम में भी मतलब अगर आप ये माने कि भाई साहब प्रोसेस आइसोथर्मल है तभी वो सोल्व होगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो है, पर सब आइसोथर्मल प्रोसेस देख के कर रहे हैं इसको। क्योंकि अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कंसीडर करेंगे, आप वर्क नंबर ग्रेविटी कंसीडर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए गैस किस टाइप की थी, मोनो थी, डाया थी, वो भी सवाल में गिवन नहीं है। तो 6 में थोड़ी दिक्कत है, पर मुझे लग रहा है कि उसमें वो अगर हम कुछ नहीं गिवन होता तो गैस को अगर मोनोटोमिक मान के करेंगे तब भी उसका आंसर पहले वाले से मैच ही कर जाता है आपके पास। तो 6 फंसना नहीं चाहिए, 6 का आंसर तो सेम ही रहेगा। पर कंसेप्चुअल वाइज अगर आप देखें, जो आप कहीं से भी आप देख रहे होंगे सॉल्यूशंस वगैरह, तो उसमें वो सब लोग बोलते हैं भाई आइसोथर्मल है, पर आइसोथर्मल कहीं गिवन ही नहीं है ना, कहाँ लिखा हुआ है आइसोथर्मल है प्रोसेस। वर्क बाय ग्रेविटी आएगा तो कुछ एनर्जी चेंज होगी भाई साहब, वो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की किसी ने। तो 6 सवाल में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, तो अगर आप उस एम्बिग्यूटी को ना कंसीडर करें, आपके दिमाग में इतना नहीं चमके, आप फटाफट कर दे आइसोथर्मल लेके, तब तो सवाल इजी है। पर वो उसमें दिक्कत है, अगर आप सही ढंग से सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ मास्टर सही बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 7 की अगर आप बात करें तो कैलकुलेशन टफ था आपके पास में। अभी तक बच्चों कोई भी सवाल हमें इजी कैटेगरी में नहीं आया, ये इजी हो सकता था अगर आप दिमाग ना लगाएं तो। 7th भी आपके पास में कैलकुलेटिव टफ था आपके पास में, ऐसा एक प्रोसेस हमने देखा है, पर ये कैलकुलेशन इसकी अच्छी थी। इजी की कैटेगरी में अगर आप डालें कि जिसको हम कर सकते हैं, 7 सवाल को आप कर सकते थे। अब दिक्कत क्या हुआ, देखिए 6 सवाल तक आपके पास में इंटीजर टाइप थे, और इंटीजर टाइप हमेशा लोगों को लड्डू टाइप रखता है, भाई सिंगल डिजिट है तो सोल्व करेंगे, सिंगल डिजिट आंसर आएगा, बात बन जाएगी। तो बस उस मतलब हमें ये रहता है सिंगल डिजिट आसान रहेगा। मल्टीपल करेक्ट से हम थोड़ा डरते हैं बिकॉज उसमें सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं, पर इजी सवाल है मल्टीपल करेक्ट में है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी। बच्चे का हौसला टूट जाएगा, हुआ मतलब मे भी शायद बच्चा डिमोटिवेट हो गया हो। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा पेपर में मोटिवेशन हाई रखिए। आप हमेशा आसान सवाल ढूंढिए, आसान मिलेगा ही मिलेगा आपको, पर 6 सवालों तक हौसला बनाए रखना, उसके लिए आपको फाइटर होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि आप हारे ना, तभी आप ये कर सकते थे। क्लियर। और ये जैसे मल्टीपल करेक्ट में आसान आ गया थी, पता मतलब थोड़ा रहना चाहिए आइडिया भी, क्या पता अगर सिंगल डिजिट टफ आया तो कोई तो आसान आया होगा। जैसे कई बार मान लीजिए ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए भाई साहब, अगर ये टफ है, मतलब ये सब सवाल, मतलब स्टार्टिंग के 6 सवाल टफ है, तो आगे आसान होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा कभी पूरा पेपर टफ आ ही नहीं सकता ना। तो 7th आपके पास में इजी था, सॉरी 7th नहीं, दैट इज 8th आपके पास में इजी था।
9th आपके पास में इजी था, रोटेशन का सवाल था, बेसिक पता होगा तो इजीली हो जाता है वो सवाल। 10th आपके पास में एक्सरे का था, वो भी इजी था। अब देखते हैं जो आपके पास में 11th प्रॉब्लम था, ये मतलब जो हम 11th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये ऐसा आपको क्लास में करवाया जाता है, ये अपने नोट्स में से सवाल था, 11th डिट्टो अपने नोट्स में किया हुआ है ये सवाल, तो ये आपके पास आसान सवाल थे। अब हम चलते हैं 12th के अंदर। तो 12th के पहले 3 पर थोड़ा सा, अगर आपने काइनेमेटिक्स में इरोडोव के सवाल कुछ लगाए हुए होंगे जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं दिखाई देती है, तो उसके हिसाब से वो था, तो हम इसे मीडियम कैटेगरी में डाल रहे हैं 12th को। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 13th प्रॉब्लम की। 13th प्रॉब्लम बोनस है आपके पास में। 13th प्रॉब्लम में तो जो ऑप्शन लिखा हुआ है वही दिक्कत है, 13th बोनस है। और कैटेगरी में अगर आप डालें तो मीडियम की कैटेगरी में जाएगा, मतलब अगर थोड़ी सी उसमें गलती है, वो गलती सही कर देता तो ये मीडियम की कैटेगरी में चला जाता आपके पास। 14th की अगर आप बात करें, दैट इज इजी, 14th आपके पास में इजी था। 15th की आप बात करेंगे तो 15th में जैसे एरर के टाइम में लोग जैसे सी इक्विवेलेंट निकालते वक्त, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी एक एक्सप्रेशन में एरर निकालनी है, P इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे कुछ लिखा होता है। एक्स और वाई डायरेक्टली रेट नहीं होने चाहिए ना आपके पास में, और डायरेक्टली रेट होंगे तो आप इसमें एरर नहीं बता सकते। तो एक इसमें सीधी मिस्टेक है जो लोग कर सकते हैं, इस वजह से अपने इसको इजी कैटेगरी से हटा के मीडियम कैटेगरी में डाल रहे हैं। बिकॉज एरर निकालते वक्त आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला यूज करें दिक्कत है, बिकॉज ऊपर वाले नीचे वाले टर्म में आपस में रिलेशन है, आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर आप ये करेंगे तो आपको सही रहेगा। तो 15th को हमने इजी मीडियम कैटेगरी में डाला है। फिर हम बात करते हैं 16th इज इजी। 16th प्रॉब्लम आपके पास में इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर वो इजी था। 17th आपके पास में डिफिकल्ट की कैटेगरी में था। और अगर आप बात करेंगे 18th यार, अगर आपका मतलब ये चीज क्लियर है कि आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्लियर है, तो सवाल टफ नहीं था, सवाल इजी ही था 18th आपके पास, तो इसको 18th को मीडियम में डाल देते हैं। चलो 18th को मीडियम में डाल, बिकॉज न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग अगर आप सही ढंग से पढ़ा है तो आसान था सवाल, तो आप चाहें तो इजी में भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चों ने न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पर अब पढ़ा हुआ होता सवाल आसान ही कैटेगरी में रहता, ज्यादा टफ नहीं था वो सवाल। ये तो हो गया आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 18 तक की बात, हो गए सारे सवाल हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए आसान सवाल कितने हैं, 2 2 4 5 6 सवाल आपके पास में आसान थे। अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग क्लियर था 7 सवाल आसान थे, हम 6 मान के चल लेते हैं, 6 सवाल आपके पास में आसान थे, 18 में से 6 सवाल आपके पास में आसान थे। तो मतलब अप्रोक्स अगर आप इसमें देखें दैट इज अप्रोक्स 33% के आसपास पेपर इजी था, 33%। तो ये 33% तो अगर आप अचीव कर लेते तो इस पेपर के में 33% अच्छा ही था, मतलब कम नहीं था आपके पास में। और अगर आप देखेंगे इस वाली कैटेगरी में से, इसमें से अगर आप 1-2 सवाल उठा सकते थे तो आपके पास में एक मीडियम बच्चा 7 सवाल के आसपास करना चाहिए, 6 से 7 सवाल उसको कर लेने चाहिए थे। पर उसमें दिक्कत यही है, मैं समझता हूँ इस बात को कि भाई स्टार्टिंग में सारे टफ थे तो बच्चे क्या पता उसमें स्टक हो गए, और एक ये बोनस है हमारे पास में तो ये भी हमें हेल्प करेगा। तो ये पेपर का एनालिसिस था बच्चों, आई होप, पता नहीं आप लोगों ने कैसा किया है पेपर, और जो लोग नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं वो देखिए कि भाई आपको हमेशा जेईई एडवांस नए सवाल दिखाएगी। मे बी अगर मुझे फिजिक्स पेपर आसान आ जाए, नए सवाल ना दिखाई दें आपको तब बात अलग है, पर आपको हमेशा नए सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा आपको ऐसा नहीं भी कोई भी डाउट आया, डाउट आती है पूछ लेते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, आपको सवाल से लड़ना चाहिए। अगर आप सवाल से लड़ सकते हैं तभी आप जेईई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ जेईई एडवांस में पेपर अच्छा आ गया तो आप खत्म हो जाएंगे, फिर आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। और ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, अब चौथा हो जाएगा, तो ये जगाए रखना, ये आपको ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपको सीखना चाहिए, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अपने 1 बाय 1 सब सवालों का डिस्कशन करते हैं। पहले सवाल में एक एम्बिग्यूटी है तो उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई कौन से हो सकता है, फिर अपने 1 बाय 1 सब सवाल करेंगे। आइए बच्चों, अपने पहला सवाल करते हैं, और पहला सवाल ही दिक्कत वाला सवाल है। एक्चुअली इसका आंसर इंटीजर तभी आएगा जब आप परपेंडिकुलर लेके चलें इसको, आप ये मान के चलें, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा दैट इज प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, दैट इज h1 बाई μ1 इज प्लस h2 बाई μ2 इज इक्वल टू h बाई म्यू ऑफ मीडियम। यह तभी लगता है जब नॉर्मल इंसिडेंस आपके पास में हो रहा हो। तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस मतलब अगर ये रेज ऐसे जा रही होती है आपके पास में, ऐसे जा रही है नॉर्मल इंसिडेंस, यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा होता या फिर यहाँ पे कोई बंदा दिख रहा, तब तो आप चीज बता सकते हैं, पर इस वाले बंदे को ये रेज दिखेगी नहीं एक्चुअली। पर अगर आप इसको नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर आपको बेसिक सिनेरियो से जाना पड़ेगा। बेसिक सिनेरियो से जाएंगे तो आपके पास में आंसर इंटीजर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू कई जगह से, अगर आप इसको ऐसे मान के चलेंगे तो एक वेव ये आएगी, जस्ट इसके पास वाले देखेंगे तो कुछ यहाँ पे कुछ इमेज बनती हुई दिखाई देगी, उस वाले केस में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, और वो भी उसके भी कई जवाब आपको मिल सकते हैं।
तो ये तो यार मेन मतलब इस पे हमें वेट करना चाहिए जेईई एडवांस क्या फाइनल आंसर देता है इसका। अगर आप इसको नॉर्मल इंसिडेंस लेके चलेंगे तो इसका आंसर 3 आता है आपके पास में, और वैसे करें तो 12 भी आता है आपके पास में, 6 के आसपास भी आता है, 2 आंसर आ जाते हैं वैसे वाले केस में। तो इसके लिए हमें एम्बिग्यूटी है सवाल में, तो मेन इसका डिसाइड तभी होगा भाई कौन सा आंसर सही है, वो जेईई एडवांस बताएगा भाई उसने क्या कंसीडर किया है, मे भी शायद वो बोनस भी कर दे, और लेट्स सी क्या होता है उसके अंदर। मैं आपको नोबल इंसिडेंस वाला केस बता देता हूँ, पर मेरे हिसाब से नोबल इंसिडेंस वाली चीज नहीं लगनी चाहिए। पर एक बार पहले भी एक सवाल आया था जेईई एडवांस के अंदर, उसमें मिरर को टिल्ट करा था उसने, कर्व्ड मिरर को, उसमें भी उसने इसी तरीके का कोई अप्रोक्सीमेशन लिया था। तो शायद वो ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले ले या फिर वो बोनस कर दे, पता नहीं वो क्या करेगा, वो फाइनल आंसर की के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। तो हम इसको ऐसे अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस ले करें, हम ये मानेंगे भाई साहब ये जो बंदा है पूरे रीजन को देख सकता है, अगर आप ये कंसिडरेशन लेके चले तब जाके आप ये बात कर सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस अगर आपके पास में यहाँ पे हो रहा होगा तो ये डिस्टेंस आपके पास में कितना, ये 12 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, दिस इज 90 डिग्री, तो ये 12 है, 45 डिग्री, 12 बाय रूट 2 ये डिस्टेंस आपके पास आ गई। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 12 बाय रूट 2 आ जाएगी। अब देखिए एच एपरेंट क्या लिखेंगे, दैट इज एच डिवाइड बाय म्यू, म्यू कितना है आपके पास, म्यू है 4/3 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, बाहर आ गया दैट इज एच एपरेंट, और मीडियम का रिफ्लेक्टिविटी कितना आपके पास 1 है, तो यहाँ पे ऐसे ये बन गया 9√2। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक तो इमेज बन रही है वो यहां से 9/√2 बन रही है आपके पास, 9/√2, और दूसरी इमेज यहां से ऐसे 9/√2 बन रही है। क्लियर? अब हमें इसके बीच में हाइट बताना है, ये हाइट कितना है आपके पास। तो देखिए यार ये डिस्टेंस आपका टोटल के लिए 12/√2 माइनस 9/√2 अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 3/√2। तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता लगी, दिस डिस्टेंस इज 3/√2, दिस डिस्टेंस इज अगेन 3/√2, ये एंगल 45 डिग्री है आपके पास, 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास 3/√2 sin 45 दैट इज 1/√2, तो ये बन गया 3/2। तो ये 3/2 है, ये भी 3/2, जो डिस्टेंस आपके पास में आएगी वो आ जाएगी यहाँ से 3। पर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सही मेथड नहीं है, और अगर आप नॉर्मल इंसिडेंस मतलब बिल्कुल सेफ सोच से करेंगे तब भी आपके जवाब कई आ सकते हैं, और उसमें कैलकुलेशन टफ है, वो भी एक्सैक्ट इंटीजर नहीं आता है। तो अब देखते हैं कि हमें वेट करना चाहिए जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस क्या सोल्यूशन देता है, क्या बोनस कर दे इसको, तो मे बी वो हमें देखना पड़ेगा। तो यार वैसे इसमें कंसेप्ट आसान ही था, मतलब ये थोड़ा सवाल को इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता, सिंपल पूछा बिजनेस तो कोई और तरीके से पूछा जिसमें एम्बिग्यूटी ना होती तो वो आसानी से बच्चे कर भी पाते हैं। अभी इसमें पहला ही सवाल था और देख के ऐसे भाई क्या हो रहा है, मतलब बच्चों को लगता नहीं भाई जेईई एडवांस से सवाल गलत होगा क्या, पता नहीं यार कौन सवाल गलत हो जाए, तो वो टाइम उसमें डिवोट कर दिया होगा लोगों ने, तो उस वजह से ही बच्चों को नुकसान हो गया होगा इस सवाल के अंदर। और नॉर्मल इंसिडेंस लोगों को पता है नॉर्मल इंसिडेंस पर वो ये भी चमकता है नॉर्मल इंसिडेंस कैसे दिखेगा, इसको नहीं दिखेगा नॉर्मल इंसिडेंस, तो यार वो 3 अगर देता भी है तब भी वो सही नहीं है, मतलब वो बच्चा इस पर कैसे सोचे भाई यहाँ पे आपने आई रख रखी है कैसे नॉर्मल इंसिडेंस दिखेगा, वो नहीं दे सकता। पर ठीक है, अब अगर इंटीजर आंसर चाहिएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और मेथड से इंटीजर नहीं आएगा, उसके अलावा वैल्यूज तो आ जाएगी आपके पास पर वो डेसिमल में आएगी आपके पास, फिर वो दिक्कत वाली बात है। तो देखते हैं, ये मेथड सही नहीं है, मैं नहीं बोल रहा ये मेथड सही है, पर अगर इंटीजर में लेके आना तो ऐसे ही होगा, इसके अलावा इंटीजर में नहीं हो सकता। बाकी जो मेथड है वो अनकन्वेंशनल मेथड है, मतलब बेसिक जो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन ऐसे ही करते थे, बाकी आपको बेसिक स्नेल्स लॉ से जाना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वो मेरे हिसाब से उसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है यार उसमें, और उतने आप डेसिमल तक लिख के फिर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएं वो थोड़ा दिक्कत था। अब लेट अस अज्यूम देखते हैं फाइनली क्या जेईई एडवांस हमें निकाल के देता है। बच्चों हम सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, एक ऐसे टनल है, उस टनल में एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है स्पीड vt से। इस टनल का जो एरिया है आपके पास है वो कुछ 4st है, और इस ट्रेन का जो एरिया आपके पास यहाँ पे है दिस इज st। अब इसने ये बोला कि जो भी आगे की हवा है, जो ट्रेन के आगे की जो भी यहाँ पे एयर होगी, जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी तो ये विंड पिछली तरफ जाती है, उसने बोला है सवाल के अंदर कि सारी विंड पिछली तरफ जाती है। तो हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, फिर हम बर्नौली लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज कर लेते हैं, मान लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बात कर लेते हैं ना, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो पिछली तरफ vt आपको दिखाई देगी, समझ में आ रही है। और इस वाले क्रॉस सेक्शन की अगर आप देखें तो वो कैसे लिखेंगे आप, तो आप देखिए यहाँ पे एरिया था 4s vt, इस वाले क्रॉस सेक्शन में देखें दैट इज 4s vt इज इक्वल टू, देखिए vs ये st ये कवर करके टोटल था 4s, यहाँ पे कितना बचा 3st बोल दूं 3st मल्टीप्लाई v, तो यहाँ पे ये st से st साफ हो गया आपके पास, तो वेलोसिटी आ गई दैट इज 4vt डिवाइड बाई 3, मतलब यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी होगी दैट इज 4/3vt।
अब आप इन दोनों पॉइंट से बर्नौली लगा दीजिए, बिकॉज ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, ए और बी पे आप बर्नौली लगा दीजिए। तो अगर आप बर्नौली लगाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ का प्रेशर कितना है, पी नॉट, एम्बिएंट प्रेशर गिवन है आपको, एम्बिएंट प्रेशर और ट्रेन का प्रेशर दैट इज पी नॉट प्लस हाफ रो वी टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर अगर मैं देखूंगा दैट विल बी पी प्लस यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, हाफ रो 16/9 वी टी स्क्वायर, ऐसा आ गया आपके पास। आपसे पूछ रहा है पी नॉट माइनस पी, तो अगर हम यहां से देखें पी नॉट माइनस पी, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास में, दैट इज 8/9 रो वी टी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखते हैं थोड़ा क्या निकल के आ रहा है आपके पास। तो 18 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो बन गया आपके पास 16 और माइनस यहाँ पे बन गया 9 और ये बन गया से रो वी टी स्क्वायर। तो यहां से पी नॉट माइनस पी जो आपके पास में निकल के आया 7/18 रो वी टी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो ये किसके बराबर है, 7/2n, ये किसके बराबर है, 7 डिवाइड बाई 2n रो वी टी स्क्वायर, एन की वैल्यू आपके पास निकल के दैट इज 9, क्लियर है। जो n आपके पास में आएगा वो आ जाएगा 9। अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 3 की, तो 3 सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसमें बोला कि ऐसे दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट। आपको बोला कि जो डिस्टेंस है इसके बीच, वो डिस्टेंस गिवन है d, वो कितना है, 0.01 मीटर। कनेक्ट टू द बैटरी वायर स्विच शोन इन द फिगर। चार्ज गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे ऐसे कुछ चार्ज आपके पास में ऑयल की ड्रॉप्स आ रही है, उसकी डेंसिटी जो आपके पास में वो गिवन दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब, ऐसे ड्रॉप्स आपके पास में आ रही है। ऊपर से कहीं से ये ड्रॉप ऐसे गिर रही है और वंस द ड्रॉप अचीव द टर्मिनल वेलोसिटी द स्विच इज क्लोज टू अप्लाई द वोल्टेज टू वोल्ट, ओके, एज रिजल्ट ऑफ ड्रॉप। रेडियस गिवन है आपको, ड्रॉप की रेडियस कितनी, दैट इज 8 × 10⁻⁷ मीटर रेडियस भी गिवन है। अब सवाल में बोलता क्या है कि ये बीच में आके इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। अगर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है इसका मतलब क्या है, आपके पास में mg और q बराबर हो जाने चाहिए, सिंपल सी बात तो यही है। तो अगर आप m देखें तो m क्या लिखेंगे, दैट इज रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई g इज इक्वल टू q। हमें देखना है, हमसे पूछा गया कि एक बॉल पे जैसे एक जो कोई ड्रॉप है आपके पास में, तो उसमें मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स है, वही बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर मान लिया मैंने। और E की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, D डिस्टेंस गिवन है 200 डिवाइड बाय 0.01। अब इस सवाल में कैलकुलेशन बचता है और कुछ बचता नहीं है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो रो की वैल्यू पुट कर दैट इज 900, 4/3 पाई, r क्यूब की वैल्यू आपके पास 8 × 10⁻⁷ की पावर 3, सही, यहाँ पे 10 आ गया। डिवाइड बाय अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू ले जाइए, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई, ये बन गया आपके पास 2 × 10⁴, ये n है आपके पास में। अब हमें इस n को सोल्व करना है, तो आप अगर इसको सोल्व करें, थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, पोर्शन को सोल्व करते तो ये वैल्यू आपका 6 के बराबर आती है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल के अंदर, पर वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड था आपके, दैट इज mg और q का आप दोनों बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। बच्चों हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 सवाल इजी है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, एक सीरीज का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या, चलो सवाल को करते हैं हम। उसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक हॉट एयर बैलून है और उसमें कुछ पैसेंजर है, कुछ सैंड बैग्स है, हर एक बैग का मास 1 kg है और टोटल मास 480 kg है, ठीक है। इफेक्टिव वॉल्यूम गिविंग द बैलून बायंसी इज v, कुछ v वॉल्यूम की वजह से कुछ बाइंड फोर्स मिल रहा है। द बैलून इज फ्लोटिंग एट एन इक्विलिब्रियम ऑफ हाइट 100 मीटर। इनिशियली वो 100 मीटर की हाइट पे जाके रुका हुआ है, फिर कुछ बैग्स को हम फेंक देते हैं बाहर, तो 150 मीटर की हाइट पे जाके वो रुक जाता है। तो रो आपको गिवन है, जो डेंसिटी है आपके पास है वो वेरी कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ρ0 e⁻⁻ℎ by h0। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है तो अगर 100 मीटर पे अगर आप देख रहे हैं 100 मीटर पहले बैलेंस आउट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, mg इनिशियल जो mg था आपके पास में वो वॉल्यूम रो ऑफ एयर ऐसा होना चाहिए आपके पास। अगर आप देख रहे हैं जब 100 मीटर पे है तो m की वैल्यू तो आपके पास है 480, तो 480 g बन गया आपके पास, ये वॉल्यूम कुछ v, ये ρ0 e⁻⁻h उस टाइम पे 100 मीटर और h0 की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको, दैट वैल्यू इज h0 इज 6000 मल्टीप्लाई g, ठीक है।
अब देखिए, अब इसने क्या बोला कि आपने कुछ इसमें से मास को कम कर दिया ना, कुछ मास कम कर दिया, तो मान लीजिए वो फाइनल मास कुछ m बचा आपके पास में, कुछ मास को हटा दिया, फाइनल m बचा आपके पास में, पर हमें m नहीं बताना, हमें बताना कितना हटाया, तो मैं बोल रहा हूँ फाइनल m है। अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम आ रहा है आपके पास में, वो बोला गया कि दैट इज एट हाइट 150 मीटर, ठीक है। अब हमें आंसर चाहिए, दैट इज 480 माइनस m की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस इज 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को डिवाइड मारेंगे तो डिवाइड मारने से आपको क्या दिखाई देगा, दिस विल बिकम 480 बाई m, 480 बाई m। अच्छा, यहां पे अगर अपने देखेंगे तो ये g v नॉट ये सब साफ हो जाएगा, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस 100 बाई 6000 प्लस 150 बाई 6000, इतना सही है। तो यहां पे आ गया 480 बाई m, और ये e टू दी पावर बन गया आपके पास में 50 डिवाइड बाई 6000, काट दीजिए आप। तो यहां पे कितना है, दैट इज 480 डिवाइड बाई m, और यहां पे आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज e टू दी पावर 1 बाय ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो यहां पे जो m की वैल्यू आपके पास निकल, दैट इज 480 डिवाइड बाई e टू दी पावर, इस तरफ लेके चला जाता हूं मैं इसको, इसको ऐसे पढ़ा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो यार अब आपके पास में ऐसा कुछ है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट m इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई 120। अब यार इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, अब इसको हम सोल्व, तो हमें वैसे तो पता नहीं, तो हम इसमें एक्सपेंशन यूज करते हैं। e टू द पावर माइनस x का जो एक्सपेंशन है आपके पास में वो कुछ ऐसा आता है, 1 माइनस x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ एक्सपेंशन है आपके पास में, ये आपको मैथ से याद होना चाहिए। तो ये दिक्कत है, पता नहीं याद रहा और बच्चों को नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हम फिजिक्स में नहीं देखते हैं, मैथ में आप यूज करते हैं इसको। तो ये आपके पास में ऐसा आएगा माइनस, अच्छा यहां पे आपके पास में ये बन जाएगा माइनस ऑफ 120, क्लियर है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में आएगा, तो ये आपके पास आएगा दैट इज 480 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज 119 डिवाइड बाय 120। अब यार ये फाइनल मास है, हमें हमें फाइनल मास नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए वैसे कितना मास चेंज हुआ। तो अगर आप देखें डेल्टा एम, तो डेल्टा एम आपके पास में आएगा, इनिशियल था 480 और यहाँ पे कितना चला, दैट इज 480 119 डिवाइड बाय 120। अगर आप सोल्व करेंगे तो डेल्टा एम आएगा 4 kg, मतलब हमने 4 बैग्स को थ्रो आउट कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम 5 डाइपोल का सवाल है आपके पास, और थोड़ा कैलकुलेटिव है, वैसे आसान, थोड़ा कैलकुलेशन इसके अंदर है। पेपर 2 कैलकुलेशन में थोड़ा टफ तो है ही आपके पास, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है पर वैसे आसान है। तो ये फोटो देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, हुआ क्या है सवाल के अंदर, देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज था, इनिशियली ये एक पेंडुलम है आपके पास में, तो इनिशियली क्यू यहाँ पे था, धीरे धीरे आप डाइपोल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से उठा के, तो ये आपके पास में ऐसी डायरेक्शन में चला गया। अब हमसे ही पूछा जा रहा है कि जब आप इसको यहाँ पे ले आए तो इस सारे प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन है आपके पास है, वो पूछना चाह रहा है ना, कि ये प्रोसेस करने में, इस डाइपोल को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क कितना है ये वो जानना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस गिवन है ना आपको, ये डिस्टेंस गिवन है x और इसकी वैल्यू है आपके पास में 2l sin अल्फा बाई 2, 2l sin अल्फा बाई 2। अब देखिए इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, वो फोर्सेस थोड़े बना देते हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, इस क्यू का इक्विलिब्रियम मैं देख रहा हूँ ना, एक तो इधर लग रहा होगा QE, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा आपके पास में डाइपोल की वजह से, तीसरी तरफ आपके पास में से mg लग रहा है। थोड़ा एंगल देख लेते हैं, ये r है तो ये भी r होगा आपके पास में, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, और ये एंगल भी हो गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, सही। अच्छा यहाँ पे से स्ट्रिंग है, और ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 हुआ आपके पास में, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा बाई 2 हुआ, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। और देख लेते हैं, और कौन सा एंगल लिख सकते हैं हम, ये ऐसे एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हुआ आपके पास में, अल्फा हुआ, इतना सही है। अब देखिए ये इन दो फोर्सेस का, जैसे इस फोर्सेस का और इस फोर्सेस का, जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होंगे, तभी इक्विलिब्रियम में रह रहा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज QE sin 90 माइनस अल्फा बाई 2, QE sin 90 माइनस अल्फा बाई 2, इस QE का कंपोनेंट ये वर्टिकल वाला, इज इक्वल टू mg sin अल्फा, mg sin अल्फा,
क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या बन दैट इज क्यू ई cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू mg sin अल्फा बाई 2। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा आ रहा है, सॉरी दिस इज साइन अल्फा ना। इतना समझ में आ गया, हमने दोनों कंपोनेंट को बैलेंस आउट किया। अब हमें cos अल्फा बाई 2 हटाना है ना थोड़ा, तो इसको वहां पे लिख देते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ mg sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस cos अल्फा बाई 2 ने इसको उड़ा दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है QE बाय 2mg इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब सोचिए आपको निकालना क्या था, आपको वर्क डन निकालना था कि जब आप इसको लेके आए तो यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो कितना वर्क हुआ। तो मैंने लिखा वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन सा, वर्क डन बाय ग्रेविटी है, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, इज इक्वल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आपके पास, 0, बिकॉज इनिशियली आप इन्फिनिटी से लेके आए थे और फाइनली मतलब जब वो रेस्ट पे था और फाइनली अगर आप इस पोजीशन पहुंचा दिया तो वो भी रेस्ट पे है, चेंजिंग काइनेटिक 0 आ गया। अभी कितना हाइट लिफ्ट हुआ, ये हाइट भी आपको गिवन है, ये यहाँ पे कुछ h हाइट ऐसे लिफ्ट हो रहा है ना, ये हाइट आपके से h गिवन है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा माइनस mgh। अब यह वर्क डन बाय एक्सट्रैक्टिव देखना है, तो देखिए पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो 0 थी, वर्क डन बाय एक्सट्रैक्टिव क्या होगा आपके पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ, ये होता है ना आपके पास, तो आप इसे क्या लिखेंगे, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल ना, दैट इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो u इनिशियल तो 0 था भाई साहब, क्योंकि डाइपोल इनफिनाइट रूल था, ये 0 हो गया। u फाइनल देखिए, इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है दैट इज kp डिवाइड बाय x स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पे एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना, दैट इज kp डिवाइड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई q, ऐसा आ रहा है आपके पास। तो यही आपके पास एक्सप्रेशन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दैट इज kpq डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब मेरा टारगेट इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे E है, तो E कितना आता है आपके पास में डाइपोल की वजह से 2kp डिवाइड बाय x क्यूब। तो आप इसको यहाँ पुट करके देखिए, दैट विल बिकम q kp डिवाइड बाय x क्यूब, q 2 से 2 कट जाएगा, मतलब kp डिवाइड बाय x क्यूब मल्टीप्लाई mg इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय 2। देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, E की वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पे ना, तो वो 2 से 2 उड़ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे kp डिवाइड बाय x क्यूब और यहाँ पे mg आ गया, ठीक है। अब देखिए यार हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए kpq डिवाइड बाय x स्क्वायर, kpq डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा कि ये आपको रिक्वायरमेंट है और किसके बराबर है, जैसे mg साइन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई x। अब यार ये x का एक्सप्रेशन यहाँ पे रख दीजिए, x का एक्सप्रेशन आप यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो q kp डिवाइड बाय x स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया, mg साइन अल्फा बाय 2, x की वैल्यू है 12 साइन अल्फा बाय 2, दिस इज 12 साइन अल्फा बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास जो बना, इसको आप लिख दीजिए 2mg साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। अब यार साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हमें जो आंसर पूछा है वो mgl की फॉर्म में पूछा है ना, mgh की फॉर्म में पूछा, तो इसका एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है उसमें, तो कैसे करें, ये h किसके बराबर है, h है आपके पास में l, दिस h इज इक्वल टू l माइनस l कोस अल्फा, और इसको क्या लिखा जा सकता है, h बाहर आ गया, दैट इज 1 माइनस कोस अल्फा को लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ऐसे ही है। तो इसको हम ऐसा अगर रख देंगे तो बात बन जाएगी क्या, दैट इज 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इस एक्सप्रेशन को h लिख दीजिए, तो 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को h लिख दीजिए, क्या बन गया, q kp डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन भी, यहाँ पे कितना बन गया, mgh बन गया, तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2mgh आ गया। क्लियर? तो यार एक थोड़ा कैलकुलेटिव था सवाल, नो डाउट, और ये जो बात में लास्ट में हिंट दिया है वो लेमिस थ्योरम का हिंट है, चाहे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था पर अप्रोच सिंपल थी, बस कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत था, तो आपको कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आप जेईई एडवांस में अच्छा लेके आना चाहते हैं, भाई कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए ना, आपको घबराना नहीं। इसलिए हम बोलते हैं भाई हमेशा नए सवाल पे से डरिए मत ना, नए सवाल से फाइट कीजिए, नए सवाल से सीखिए। अगर आप जैसे सवाल फंसा मास्टर के पास लेके आ गए तो फिर भाई साहब आप जेईई एडवांस आपके लायक नहीं है, आप मेंस में जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। प्रॉब्लम नंबर 6 ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मीडियम से लेवल का सवाल था। थर्मोडाइनमिक्स का सवाल है आपके पास में, आपको क्या बोला गया, थर्मली इंसुलेटेड सेंटर क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर, इस पूरे की हाइट आपके पास में 8 मीटर है। इनिशियली यह बीच में आपके पास में कुछ पार्टीशन है, कुछ डाइथर्मिक वॉल है आपके पास में, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। इनिशियली ये भी 4 मीटर था आपके पास में और ये भी 4 मीटर था, आपने इसको होल्ड करके रख रखा है ना इनिशियली।
ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपने इस पार्टीशन को रिलीज कर दिया, तो पार्टीशन नीचे की तरफ जाएगा आपके पास और कोई गैस नीचे से ऊपर नहीं जाती है। तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप कितना होगा, ये वो जानना चाह रहा है। सवाल में ये वाली बात बोल दी कि परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है, परफेक्ट थर्मल कंडक्टर में तो हीट यहां से यहां पे फ्लो कर सकती है, तो कब तक फ्लो करे, जब तक आपके पास में टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो सबसे पहले ये बोला कि यार इनिशियली मान लेता हूं कि यहाँ का कुछ प्रेशर मेरे पास था, कुछ यहाँ का प्रेशर अगर आप देखें तो पी नोट लिख देते हैं यहाँ का, और वॉल्यूम कुछ वी नोट था आपके पास में, तो वो A × 4 था आपके पास, दैट इज nRT के बराबर होगा। फिर n की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, t की वो सब बताइए हमें। तो हमें समझ में आएगा P नॉट 4 P नॉट A जो आपके पास में है, n की वैल्यू पुट कर दैट इज 0.1 और r, और यहाँ पे t की जगह 300 केल्विन आपके पास है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ होगा, अब जैसे ये छोड़ा होगा तो नीचे की तरफ आया होगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया होगा। अगर नीचे की तरफ आपके पास में आ गया होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा होगा और यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास में घटा होगा। तो आप क्या बोलेंगे, फाइनल प्रेशर कुछ यहाँ का, इसका कुछ P1 बन गया आपके पास में, इसका कुछ P2 बन गया। तो आप कहेंगे P1 V1 कितना आ गया AY, ये मान लीजिए कुछ Y डिस्टेंस पे चला गया, इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, नीचे का प्रेशर कुछ P2 लिखेंगे आप, यहाँ का प्रेशर कुछ P2 मान लेता हूँ, यहाँ का कुछ, जब नीचे की तरफ आ गया उसके बाद बात करेंगे, नीचे दोनों बराबर थे प्रेशर, तो यहाँ का कुछ ऐसे P1 बन गया और यहाँ का कुछ नीचे का P2 है, तो P2 कितना, दैट इज A मल्टीप्लाई दिस इज 8 - y, ऐसा कुछ बन गया, इस A ने इस A को मार दिया आपके पास। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दैट इज P1y इज इक्वल टू P2 8 - y। अब अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होने चाहिए, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ mg लग रहा है, यहाँ पे क्या दैट इज P2a लग रहा है, और इस तरफ से क्या दैट इज P1a लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज P1a प्लस mg इज इक्वल टू P2a। सही है इतनी बात। तो हम एक काम कर लेते हैं, किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं ना यहाँ पे P1 P2 में से, तो हमने यहाँ पे P1 को रिप्लेस कर लिया मान लीजिए, तो ये बन जाएगा P2 8 - y डिवाइड बाय y प्लस mg। mg की वैल्यू कितनी है आपके पास 8.3, दैट विल बिकम 83 बिकॉज g की वैल्यू आपको 10 गिवन है, और यहाँ पे आ गया आपके पास P2 × a, यहाँ पे भी एक a है आपके पास। अब देखते हैं यार, अब यहाँ पे आके सवाल फंस जाता है ना, जब अगर हम ये ना माने कि पहले वाला टेम्परेचर और बाद वाला टेम्परेचर सेम है, तब तक उसके बाद आप सवाल कर नहीं सकते, क्योंकि आप अगर ग्रेविटी का वर्क डन लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए भी गैस कैसी है, वो सब कुछ गिवन नहीं है आपको सवाल में। तो इसका आंसर तो आ जाता है, पर उसमें आपको एक कंडीशन मान के चलनी पड़ रही है कि भाई जब ये यहाँ से लेके यहाँ पे आपके पास में आया तो प्रोसेस आइसोथर्मल रह रहा है। आइसोथर्मल मतलब पहले जो टेम्परेचर है वही, तब जाके आप सोल्व कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप उसे सोल्व। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमने जोड़ दी कि इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, कंडीशन इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज आइसोथर्मल, बिकॉज उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे। आप ग्रेविटी का वर्क डन लिखेंगे तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा, आपको गैस ही नहीं बताएगी कौन सी गैस है, तो वो थोड़ी दिक्कत है करना। फिर अगर आप मोनोटोमिक लेके करेंगे तब भी 6 कोर्स आज हो जाता है, मान लीजिए आपको गैस का नहीं गिवन कैसी गैस है, अगर आप मोनोटोमिक लेके करेंगे तो पर आज हो जाएगा, पर वो कुछ शॉर्ट ही नहीं है इसको। तो अगर हम इसको आइसोथर्मल लेके चले तब हम इसको इजीली थोड़ा कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो PV इज इक्वल टू nRT है आपके पास में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे P2, दिस इज P2a, P2a की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मैंने ऐसे लिख दिया ना यहाँ पे, दैट इज P2, दैट इज P1, ये था आपके पास है y इज इक्वल टू nRT ना, nRT आपके पास में कितना आ गया, 30R आ गया। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें P2 और ये वॉल्यूम कितना बचा, 8 - y, ये भी आपके पास कितना 30R आ गया। तो चाहे तो आप यहीं से ऐसे कर देता हूं ना, इसको यहीं पे डायरेक्टली वैसे चेंज कर देता हूं। तो हमने लिख दिया कि वी एज्यूम्ड दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ये मैं फिर बता रहा हूं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा, कि क्या आइसोथर्मल सवाल में हो, मतलब ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है सवाल के अंदर कि भाई है, और ग्रेविटी का वर्क डन इग्नोर करने के लिए उसने बोला भी नहीं है। तो वैसे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होनी चाहिए थी उसकी, अब पर वो इंटरनल एनर्जी देंगे तो आपको बहुत सारे डाटा गिवन होना चाहिए, पर वो सवाल में डाटा ही गिवन नहीं है, क्या करें उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज, ये भी बन जाएगा आपके पास 30, दिस इज ए आएगा ना यहाँ पे PV, तो यहाँ पे ऐसे ए आएगा। तो आपके पास अगर देखेंगे तो P1 की वैल्यू आ गई 30R डिवाइड बाय y, यहाँ पे आपके पास में mg आ गया, mg की वैल्यू कितनी है, दैट इज 83 आ गया। ओके, और P2a को अगर आप चेक करेंगे तो P2a आ जाएगा 30R डिवाइड बाय 8 - y।
अब आर की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है दैट इज 8.3 आपके पास में है, तो अगर आप इसको 8.3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 बाई वाई बन जाएगा। इसको 8.3 को 83 लिख दिया आपने, ऐसे बन जाएगा ये 83 प्लस यहाँ पे 83 है आपके पास, ये भी बन जाएगा 83 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5, ये 83 साफ हो गया आपके पास में। तो अब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन में 3 बाई वाई प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 8 माइनस वाई। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, और आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 6, मतलब ये कुछ 6 मीटर आपके पास नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 7 की। 7 बढ़िया सवाल था और मतलब अच्छा सवाल था, मतलब आप इसे मॉडरेट से डिफिकल्टी कैटेगरी में डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने फ्रूट्स में ये सब एक्सप्रेशन निकालने सीखे हैं कि नहीं सीखे। ये वैसे नोट्स में होता है, जेईई एडवांस के नोट्स में ही रहता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, मतलब जो पूछना चाह रहा है थोड़ा मैनिपुलेटिंग सा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो सकती है। तो ये थोड़ा शुरू करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है, तो बच्चा यही सीखता है सबसे पहले कि हम प्रेशर की मतलब इस कर्व की इक्वेशन ऐसा है, ऐसा लिखते हैं हम। तो मैं बोलता हूँ इस वाले पॉइंट का प्रेशर कुछ पी नोट है, पी नोट है। यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस कुछ मान लीजिए स्मॉल आर आपको सवाल में गिवन है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे दैट इज रो, एक्सप्रेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये x, इसको इंटीग्रेट करना दैट विल बिकम रो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, ऐसा बनता है, इसी को यूज कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे आ गया रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा माइनस रो जी एच इज इक्वल टू अगेन पी नोट, इस पी नोट ने पी नोट को मार दिया, यहाँ पे इस रो से ये वाली वैल्यू भी साफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एच, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये वाली वैल्यू आ रही है। अब इसने क्या पूछा है, ये हजरत तो आर पूछ रहा है, ये इसका रेडियस कितना है, और उसमें कुछ ओमेगा ओमेगा टर्म नहीं है, सिर्फ आर और स्मॉल आर का टर्म है, मतलब जो कैपिटल आर पूछ रहा है ये रेडियस में स्मॉल आर है आपके पास में, स्मॉल आर और एच का ये दो का टर्म है, तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है ना, इसी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए ये जो आपके पास में दिस इज अगेन रेडियस, दिस कंप्लीट डिस्टेंस रेडियस, तो ये हाइट कितनी होगी आपके पास, दिस इज कैपिटल आर माइनस एच, तो मैंने पाइथागोरस लगा दिया, दैट इज आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन है सवाल में कई सारे, वो देखेंगे जरूरत के हिसाब से हम लगाएंगे, पहले हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। एच स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। वैल्यू पूछ रहा था कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर यहां से दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2h, ये आ गया आपके पास में कैपिटल आर, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ऑप्शंस में ये पहला ही ऑप्शन है आपके पास में, तो हम टिक कर देंगे। अगर ये नहीं रहता अप्रोक्सीमेशन के लिए बोलता, सवाल में गिवन था कि आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एच, तो मैं चाहता तो इसको सिर्फ एच स्क्वायर बाय ये एक्सप्रेशन आपके पास में बन जाता एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको सिर्फ आर स्क्वायर लिख देते इसके एडिशन को, बिकॉज आर बहुत बड़ा है तो एस स्क्वायर नेगेट हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर बाय 2h भी लिखा जा सकता था, पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब बात करते हैं एपरेंट डेप्थ की। एपरेंट डेप्थ में अगर देखूंगा तो आपको बोल दिया ये स्फेरिकल सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर। हम ये एक्सप्रेशन लगाएंगे। म्यू2 क्या है, एयर है बाहर, तो आपने 1 लिख दिया, डिवाइड बाय वी कर दिया, माइनस म्यू1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो म्यू1 कितना है 4/3, और u की वैल्यू क्या है आपके पास में, u ये वाली डिस्टेंस है ना आपके पास में u, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, ये अप्रोक्सीमेट r ही है, क्योंकि आपको बोला है कि r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू s, तो एक्चुअल में तो है ये आपके पास में कुछ नई डिस्टेंस आएगी, पर वो अप्रोक्सीमेट r के बराबर ही होगी, उस h की वैल्यू बहुत कम है आपके पास, तो हम इसको r लिख देते हैं आपके पास, साइन के साथ में लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे से प्लस बन जाएगा, सही। म्यू2 माइनस म्यू1 अगर आप करें दैट इज 1 माइनस 4/3, और यहाँ पे अगर आप r देखेंगे दैट r विल बी पॉजिटिव, अरे सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम देखें दैट इज 1/v इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे h आएगा ना आपके पास में, r नहीं आएगा, यहाँ पे तो ये डेप्थ है ना, डेप्थ इज h और ये r इसकी रेडियस है, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये बना आपके पास 1/v इज इक्वल टू माइनस 4/3h, माइनस यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा 1/3r। अब देखिए आंसर किसके फॉर्मेट में पूछ रहा है, इसको h अच्छा लग रहा है, r अच्छा नहीं लग रहा है, h अच्छा लग रहा है, r अच्छा नहीं लग रहा है, तो यार हम एक काम करते हैं, अगर हम r को इसके फॉर्मेट में लिख दें, r को अगर हम इसके फॉर्मेट में लिख दें,
तो हम इसको स्मॉल h भी नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपके पास, इट इज आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, ऐसा लिख दिया। अच्छा, अब यहां से इसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी क्या, आर स्क्वायर बाई 2h की वैल्यू आ रही है, आर स्क्वायर बाई 2h कितना आ रहा है आपके पास, दैट विल बी जी बाई ओमेगा स्क्वायर, जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कैपिटल आर को जी बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, कैपिटल आर को। तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या हमें। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3h और माइनस आर को मैं क्या लिख रहा हूं, जी बाई ओमेगा स्क्वायर ना, तो ऊपर आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 3g, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 बाई वी जो आपके पास में आएगा, ये हमें डिस्टेंस चाहिए तो माइनस हटा लेना, 3hg आपने लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया 4g प्लस वहां पे क्या एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, 3g यहाँ पे कैंसिल आउट हो, 3g बच गया, h आ गया ना, इट्स ओमेगा स्क्वायर h। तो v का जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3h बाई जी डिवाइड बाई 4g प्लस ओमेगा स्क्वायर h। अब हम देखते हैं किसकी फॉर्म में लिखा है, 3h को कॉमन लेके कुछ लिखा हुआ है, तो हम ऐसे करते हैं 3h बाई 4 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ गया आपके पास में g डिवाइड बाय g प्लस ओमेगा स्क्वायर h बाई 4, ऐसा आ गया। इस g को भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपके पास में 3h बाई 4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h डिवाइड बाई 4g की पावर माइनस। तो सवाल वैसे तो ठीक है था, पर यार ये मैनिपुलेट करना चीजों को, ये थोड़ा दिक्कत था ना। तो अगेन ये दिस इज कैलकुलेटिव, तो मतलब आपको सोचना कि यार आपको ऑप्शंस के हिसाब से जाना है, ऑप्शंस के हिसाब से चीजें निकालनी है, अभी जनरल नहीं निकाला। जब तक ऑप्शन नहीं देखे तब तो आप पता लगेगा कौन सा ऑप्शन मैच करवाना है, अब ऑप्शन देख के जाना पड़ेगा। अच्छा, इस फॉर्मेट में लेके आना है, आर को हटाना है, वो करना है, तो दैट इज अ लिटिल बिट टफ टास्क। उसकी वजह से आप सवाल को इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में डाल सकते हैं, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता, बस ये हमें रिलेशन पूछ लेता और ये एच एफ पूछ लेता, बोल देता ये एच है, आपको पता होना चाहिए ना फॉर्मूला। और ये सिर्फ ये चेक करना चाहता, बंदे को नॉलेज है तो सवाल आसान हो जाता, पर उससे वो नहीं, उसने कंसेप्ट के साथ साथ में ये देखा ये बच्चा मैनिपुलेट कितना कर सकता है चीजों को, मतलब चीजों को कहाँ तक आंसर देके कहाँ तक वो उसके हिसाब से उसको डिजाइन करके आगे लेके जा सकता है, वो भी इसके साथ में पूछ लिया। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ प्रॉब्लम नंबर 7 खत्म होता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं 8th प्रॉब्लम की। 8th प्रॉब्लम में आपको ये बोला गया कि कुछ ऐसे करे, कुछ इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास में, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता है, ऐसे करके कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है, और इसकी जो हाइट है, टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट, वो आपको सवाल में गिवन है, वो कुछ h उसने बोल दिया। अब ये बोल रहा है कि यार सबसे पहले सब चीज़ आपको गिवन है ना, जो डाटा रिक्वायर्ड है, एंगल थीटा 30 डिग्री है, ये भी गिवन है आपको, और बोला टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो रोटेशन हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसमें जो सेंटीमीटर फोर्स है वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इस वाले केस में अगर आप बात करेंगे एट वाई, तो mg साइन थीटा किसके बराबर हो रहा होगा आपके पास, इट इज mv स्क्वायर बाय r के बराबर। सबसे पहले ऑप्शन में तो ऐसे ही कुछ बात कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे आप जब चले थे तो वेलोसिटी थी आपके पास में कुछ v0, ऐसा वो बोल रहा है कि v0 से चले थे। अब कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ जो एनर्जी का लॉस आएगा वो ग्रेविटेशन की वजह से आएगा। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, मतलब सॉरी मैं यहाँ पे वर्क एंड थॉर्म लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वर्क डन पे ग्रेविटी आया -mgh, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल माइनस हाफ m इनिशियल, कितना है आपके पास में v0 स्क्वायर। m साफ हो गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2gh के ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते, दैट इज v0 स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ पे आपके पास में कुछ बन गया, दैट इज v स्क्वायर। अब यार यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से निकाल के, तो ये तो है g/2 और ये आ गया v स्क्वायर बाय r। तो v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में दैट इज gr/2, इसको gr/2 लिखा जा सकता है। तो ये बन गया v0 स्क्वायर माइनस 2gh और gr/2। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास में ए ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बोला सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स और जेड पे कितना, ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट जेड है। देखिए एक्स पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपके पास में, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे वीएक्स आपके पास में बड़ा है एज कंपेयर टू वी वाई, और ये वी जेड के बराबर है, बिकॉज दोनों पॉइंट पे हाइट सेम है।
तो यार अगर ये वी एक्स और वी जेड ज्यादा है, सेंटीमीटर फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज एफ सेंटीमीटर क्या होगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है सेंटीमीटर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा रिक्वायर्ड होगा आपके पास। तो एक्स और जेड पे होगा और वो इस पूरे सेमी सर्कल में मैक्सिमम होगा, इस वजह से बोले सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। तो जितना सेमी सर्कल पाथ आ रहा है उस पूरे पाथ में अगर आप देखेंगे तो एक्स और जेड पे जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट इज मैक्सिमम। क्लियर? तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, इट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बच्चों आइए अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 9 रोटेशन का सवाल था। सवाल आपके पास में इजी था, सवाल ज्यादा टफ नहीं था। आप सवाल देख सकते हैं। देखिए सवाल इजी था, पर एक्चुअली रोटेशन में लोगों को थोड़ा फियर रहता है, उस वजह से शायद लोगों का रोटेशन वीक होगा, तब शायद वो इस सवाल को ना कर पाए। पर सवाल अगर आपने रोटेशन का बेसिक आपको पता है, आप रोटेशन पढ़ के गए थे, तो ये सवाल आपसे हो सकता था। तो अगर आप रोटेशन आता तो ये सवाल इजी कैटेगरी में था, ये टफी कैटेगरी में नहीं था। अब इस सवाल में क्या बोला गया, एक रोड है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे रोड है, इस वाले पॉइंट के अबाउट हिंज है, इसका मास कुछ m है, लेंथ कुछ l है, यहाँ पे एक मास ऐसे m है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपके पास, और यहां से कुछ x हाइट पे आके इस रोड के साथ में स्टिक हो जाता है, आके उसमें स्टिक हो जाता है, मतलब कोलिजन में क्या है, वो इनइलास्टिक कोलिजन आके स्टिक हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला गया कंबाइंड सिस्टम नाउ रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द पिवट। तो सबसे पहले आपसे ओमेगा की वैल्यू ही पूछी गई। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, जब टाउ एक्सटर्नल 0 होता है। तो आप सोच के देखिए, जब आप अगर आप इस वाले पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं तो ये और ये दोनों आपस में सिस्टम बन जाएंगे, बिकॉज ये इसके अंदर चला गया, इसके अंदर फिक्स हो गया आपके पास में। अगर ये दोनों सिस्टम बन जाएंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, जो इंपल्सिव नॉर्मल लग रहा था आपके पास में, वो इंटरनल बन गया, तो उसकी वजह से कोई टॉर्क कंसीडर नहीं होगा। और mg का टॉर्क पहले से ही 0 है, तो कोई टाउ एक्सटर्नल नहीं है। तो अगर आप बात करेंगे टाउ एक्सटर्नल अबाउट O क्या है आपके पास में 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम L विल बी कंजर्व्ड। किसका L कंजर्व रहेगा, सिस्टम का। किसको सिस्टम माना है आपने, रोड और ये जो आपके पास बुलेट है, जो भी है, इन दोनों का आपने क्या माना है, सिस्टम माना है। इन दोनों का मिला के हमने सिस्टम माना है। अब आइए हम करते हैं एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो आप इस रोड का तो एंगुलर मोमेंटम 0 था इनिशियली, बिकॉज ये रोड तो मूव नहीं कर रही थी। अगर आप इसका देखेंगे L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल कर रहा हूं मैं, तो L इनिशियल रोड का 0 था, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस पॉइंट के अबाउट दैट इज mvx। r क्रॉस p होता है तो mvx लिखा जाएगा। क्लियर, रोड का आपके पास में 0 था। फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में एक ही बॉडी बन जाएंगे, और इसके अबाउट ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा किसी ओमेगा से, बिकॉज ये हिंज है आपके पास, तो यहां पे प्योर रोटेशन करेगा। और प्योर रोटेशन में जो एंगुलर मोमेंटम आपके पास में आता है दैट इज I मल्टीप्लाई ओमेगा। तो अगर आप देखेंगे दैट इज I मल्टीप्लाई ओमेगा। अब I किसका लेना है, पूरे सिस्टम का लेना है, तो हम थोड़ा देखते हैं। दैट इज mvx इज इक्वल टू I, रोड का कितना आएगा इस पॉइंट के अबाउट, ml स्क्वायर बाय 3, और इस मास का कितना आएगा आपके पास, दैट इज mx स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा। ये दोनों m सेम है आपके पास में ना, ये m सब सेम है आपके पास, तो यहाँ पे m और m ये तो उड़ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अगर ये उड़ गया तो ओमेगा का एक्सप्रेशन आपके पास में है दैट इज vx डिवाइड बाय l स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास। तो ओमेगा अगर आप यहाँ थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3vx डिवाइड बाय l स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों ओमेगा। आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा का एक्सप्रेशन, हाँ यही आपके पास ओमेगा का एक्सप्रेशन है। तो ए ऑप्शन मैच कर गया, तो बी नहीं मैच करा, तो ए मैच करा, तो बी मैच नहीं करा। फिर बोला गया एक्सएम क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार एक कौन सी पोजीशन पे ये हिट करे, इस एक्स की वैल्यू क्या हो जिस पोजीशन पे हिट करे ताकि ओमेगा मैक्सिमम हो। अगर आपको ओमेगा मैक्सिमम करना है, फॉर ओमेगा मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा हमें, डी ओमेगा डिवाइड बाय dx दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। भाई साहब ओमेगा जिसका फंक्शन है तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए उसके रिस्पेक्ट में, और जहां पे वो 0 हो रहा है मैक्सिमम मिल जाएगा आपको। तो अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो 3v बना, इसको सेम का सेम रखा तो ऐसे बन जाएगा l स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस आएगा आपके पास। फिर ऊपर वाले को बख्श दिया, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना तो 3vx लिखा आपने। अच्छा अब 3vx, ठीक है, ये v और x मल्टीप्लाई में ना vx ऐसे पूरा। अच्छा फिर अगर आप देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना बनेगा, ये आगे बनेगा 6x दैट विल बी इक्वल टू 0। डिवाइड बाय भी आएगा आपके पास में, ये वाली टर्म आएगा दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, पर वो उधर चला जाएगा 0 बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टर्म आएगा पर वो उधर जाके 0 बन जाएगा, इसमें लिख नहीं रहा उसको। अब देखिए 3v ने इस 3v को मार दिया,
यहाँ पे देखिए दैट इज एल स्क्वायर 3x² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 6x², यहाँ पे आया 3x² इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इट इज l डिवाइड बाय √3। मतलब अगर ये l डिवाइड बाय √3 पे हिट करता आपके पास में, तो उस वाले पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो ओमेगा आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। पता है यार किस x के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ओमेगा आ रहा है, तो अगर मुझे ओमेगा मैक्सिमम निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आइए हम उसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3v, x की जगह आपके पास में l बाय √3, यहाँ पे बना आपके पास में l स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 3 और इसको x² पुट कर, दैट विल बिकम अगेन l²। तो आपके पास आ गया √3/2 v बाय l, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर आप देखें डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इस हिसाब से इसके 3 ऑप्शन सही होने पे चाहिए आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है, तो रोटेशन का सवाल था, अगर रोटेशन आता तो ये सवाल आपसे हो सकता था। ठीक है बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 10 की, एक्सरे का सवाल था, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अगर आपका एक्सरे पड़ा हुआ है तो वो सवाल हो सकता है, तो ये सवाल इजी की कैटेगरी में है। तो एक्सरे का सेटअप थोड़ा देख लेते हैं कैसा रहता है। आपके पास में से 2 प्लेट्स रहती है और एक कैथोड और एक एनोड, एक को हाई वोल्टेज पे ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे ये आपके पास में ऐसे ट्यूब होगी, यहाँ पे ऐसे फोटोन्स आते हैं आपके पास, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुंचते हैं, और ये जब इलेक्ट्रॉन इससे जब टकरा रहा होता है तो वो एनर्जी ऐसे आपके पास में एक्सरे की फॉर्म में बाहर निकलती है। ये सेटअप रहता है हमारे पास। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पूछा गया कि इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट कैथोड, ये कैथोड है आपके पास, और इस सर्किट में कुछ ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा था। आई करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है बच्चों, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां पे नहीं पहुंचे तब तक करंट नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप, जो करंट होगा दैट इज n नॉट मल्टीप्लाई ई। यहाँ पे n नॉट क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे एनोड पे पहुंचेंगे वो उसे कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में आप करंट बोल सकते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली कुछ v था, अब इसमें कुछ चेंजेस किए इसने। क्या चेंजेस किया, जो I था इनिशियली करंट वो फाइनली कर दिया I/2। इसका मतलब क्या हुआ, जो n नोट थे वो n नोट से कितने हो जाएंगे, n नोट/2। सही, n नोट क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे होंगे उतने यहाँ पे पहुंच रहे होंगे, बिकॉज आपके पास में सैचुरेशन करंट की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे n नोट इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे, अब n नोट/2 निकल रहे हैं, बिकॉज करंट आपके पास में हाफ हो गया। ठीक है जी, ये पहली बात उसने बोली। दूसरा उसने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो v से कितना कर दिया आपने, 2v कर दिया। ठीक है, और जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन पहले कुछ d था आपके पास में, और ये सेपरेशन d से कितना कर दिया, 2d कर दिया। अब आइए 1 बाय 1 हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पूछा कट ऑफ वेवलेंथ का क्या हुआ। कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, अगर वो सारी की सारी एनर्जी एक्सरे में निकल जाए, अगर जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आया, कितनी एनर्जी लेके आया, यहाँ पे मान लेते हैं कि वो 0 एनर्जी से बाहर निकला होगा, बिकॉज यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस E∆V, तो उस वजह से हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम बोले यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहां से लेके यहां पे, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस से मूव किया v में, तो जिसकी एनर्जी होगी दैट इज E∆V। अच्छा, वो किसके बराबर होगा आपको, दैट इज Sc डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम, और इस लैम्डा मिनिमम को ही बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। इस लैम्डा मिनिमम को क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। अगर आपको ग्राफ याद होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आप बनाते ना, ऐसे यहां से शुरू करते थे, फिर कुछ ऐसे पीक्स आती थी आपके पास में, तो ये जो होता है इसे लैम्डा मिनिमम, और इसी को बोलते हैं लैम्डा कट ऑफ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लैम्डा कट ऑफ या फिर लैम्डा मिनिमम, तो वो कितना आ गया, Sc डिवाइड बाय E मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो लैम्डा कट ऑफ जो आपके पास में आएगा फाइनल, वो कितना होगा आपके पास, दैट इज लैम्डा कट ऑफ इनिशियल का हाफ। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहां पे 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ठीक है, ए ऑप्शन में तो पहला पार्ट तो सही लग रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं। एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तब निकलता है जब इसके जो आपके पास में ये प्लेट है जिस पे हिट हो रहा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो जब बाहर चले जाते हैं तो ऊपर से लेके नीचे आपके पास में इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटमेंट होता है। मतलब कुल मिला के जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का लैम्डा है, लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक, वो किस पे डिपेंड करता है, जेड ऑफ आपके पास, जेड ऑफ एनोड।
जेड ऑफ एन, मतलब इसका जो आपके पास में एटॉमिक नंबर आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपने वो नहीं बदला। अगर आपने वो नहीं बदला, लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन सेम। गलत बात है, कट ऑफ वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तो हम इसको नहीं सही करेंगे। सी ऑप्शन बात करता है कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ एंड ऑल इंटेंसिटीज ऑफ एक्सरे विल डिक्रीज। अब देखिए यार, अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हिट कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिस्पॉन्सिबल एक्सरे को निकालने के लिए, अगर आपके पास इनका काउंट आपने कम कर दिया तो जो एक्सरे निकल रहे थे, मान लीजिए पहले कोई लैम्डा आपके पास में स्पेसिफिक लैम्डा नोट थी, उस लैम्डा नोट के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब मान लीजिए ये लैम्डा नोट एक्सरे में मतलब लाई करता है, ये जो वेवलेंथ है वो यहां से कुछ एक्सरे निकला था, उसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा नोट थी कुछ। अब मान लीजिए पहले ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन जाके हिट हो रहे थे, तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा नोट निकल रहा था। अब मान लीजिए आपने काउंट 50 कर दिया, तो यहां पे 10 नहीं निकलेगा ना, कुछ कम हो जाएगा भाई। ये सब इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक रेंज ऑफ एक्सरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई। यहां पे मान लीजिए एक लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 तक आपके पास में एक्सरे मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है वो तो कट ऑफ हो गया, और लैम्डा मैक्सिमम आपके पास में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इन्फिनिटी मान लीजिए, कुछ भी होगा। अब सोच के देखिए, पहले जो आपके पास में कुछ एन नोट इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस रेंज की कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे थे, तो हर एक लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ आ रहा था भाई। इस लैम्डा को निकालने के लिए कुछ 50 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ऐसा कुछ। अब अगर इसका काउंट हम जस्ट हाफ कर देंगे, तो हर एक लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब हर एक लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सरे निकल रहा है आपके, जो एक्सरे बाहर आ रहा है, वो उसके काउंट कम हो जाएंगे आपके पास। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहले समझिए कि माने 10 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है लैम्डा 1 को निकालने के लिए, जब एन नोट जा रहे थे आपके पास में। अब सोचिए अगर ये एन नोट बाय 2 हो गया होगा, तो ऑब्वियसली ये कुछ 5 या फिर 4 या फिर 6 कुछ ऐसा होगा। अब लैम्डा 1 निकालने, नेट इंटेंसिटी घटेगी ना। पहले आपके पास में 10 बार ऐसे लैम्डा 1 निकल रहे थे, अब सिर्फ 6 बार लैम्डा 1 निकलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं भाई, जो इंटेंसिटी है एक्सरे की, हर एक एक्सरे की इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात सही है, सी ऑप्शन में दोनों बात सही है कि कट ऑफ वेवलेंथ हाफ हो गया और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कट ऑफ वेवलेंथ 4 टाइम्स बन जाएगा, वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन इसमें सही हुए आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 11 की। प्रॉब्लम नंबर 11 नोट्स में कराया हुआ सवाल था, मतलब, और ऐसे सवाल मतलब नोट्स में जनरली देखने को मिलते हैं। तो क्लास में करवाया गया था ये सवाल, डिटो सवाल था नोट्स के अंदर, बस उसमें के था, यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है सवाल में। सवाल में क्या बोल दिया, 2 आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास, इसका मास भी कुछ m है आपके पास, इसका मास भी क्या है, m है, ठीक है। और चार्ज आर सस्पेंडेड, इस पे कुछ चार्ज q है, और इस पे भी आपके पास में चार्ज कुछ q है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स, इसको हैंग किया जा रहा है, स्ट्रिंग मासलेस है, एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, ऐसे ये वाला एंगल, दिस इज अल्फा बाय 2 एंड दिस एंगल इज अल्फा बाय 2, ये कंप्लीट आपके पास में अल्फा है। अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसा होता, कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, एक तो यहाँ पे ऐसे mg लग रहा था आपके पास में, एक यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स, इसका q m बोल देता हूँ मैं, एक यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स f लग रहा था आपके पास। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे, m q, नीचे की तरफ आपके पास mg लग रहा था, और यहाँ पे आपके पास ऐसे f लग रहा था, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया, अब आपको बोला गया कि यार इसे एक मीडियम में डाल दिया गया ना, अगर आप इसे एक मीडियम में डाल देंगे, मीडियम में डालने के बाद में अल्फा नहीं बदला, अल्फा नहीं बदला, सेम का सेम है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में अल्फा बाय 2, और ये भी क्या बन जाएगा, अल्फा बाय 2। अब देखिए, एक मीडियम में डाला, उसका डायरेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कुछ आपके पास में k था, तो जो नेट फोर्स बनेगा दैट इज f by k, इधर जो नेट फोर्स बनेगा दैट इज f by k, जी तरफ क्या लगेगा आपके पास में mg, इधर क्या लगेगा mg, और एक मीडियम में डाल दिया तो इसका बाइंड फोर्स भी लगेगा दैट इज fb, और ऊपर की तरफ ऐसे fb। अब ये रिजल्टेंट फोर्सेस आपके पास, इतनी बात सही है। अब सबसे पहले ए ऑप्शन में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन अनचेंज। हमने ये बात कर चुके थे, मतलब हम जब थ्योरी पढ़ते हैं उस टाइम पे बात होती है कि इस चार्ज के, अगर आप मीडियम, जैसे 2 चार्जेस को आपने पहले एयर में रखा, तो फोर्स लग रहा है k q1 q2 डिवाइड बाय r², या फिर मान लीजिए वो 10 न्यूटन है, 2 चार्जेस को आपने मीडियम में रखा, आप 2 चार्जेस को एयर में रखा, तो उनके बीच में जो फोर्सेस है दैट इज 10 न्यूटन। अगर आप उसे किसी मीडियम में ले गए जहां पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो हम बोलते हैं अब नेट फोर्स हो गया 10/k, पर वो नेट फोर्स होता है, वो क्या होता है, नेट फोर्स। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, वो हमेशा एयर में जितना था उतना ही रहता है। समझ में आ गई? तो अगर आप पूछेंगे भाई इस वाले केस में ये चार्ज इस पे कितना लगा रहा है, एफ लगा रहा है, क्योंकि यहां पे एयर है आपके पास, और यहां पे क्या आपके पास में मीडियम है, उसका डायरेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कुछ k है और डेंसिटी कुछ रो है मान लीजिए। अब अगर आप इसको इस मीडियम में ले आए, तो इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स एफ का एफ ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ये एफ नेट है,
ये एफ नेट है, किस किस का कॉम्बिनेशन है आपके पास में, मीडियम का और आपके पास जो चार्ज का है, इन दोनों को मिला के, मतलब एफ ड्यू टू चार्ज, एफ ड्यू टू चार्ज प्लस एफ ड्यू टू मीडियम, ये वैल्यू जो है दैट इज एफ नोट बाई के आती है आपके पास में, दैट इज एफ बाई के, अगर हम एफ लिख रहे हैं तो एफ ये सेम का सेम रहता है, एफ ये बदलता नहीं है। तो अगर आप थ्योरी सेट सुनी हुई होगी तो इसमें दिक्कत नहीं हो, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस रेड्यूस, गलत बात, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाला फोर्स बदला नहीं, वो सेम का सेम है, तो बी नहीं होगा आपके पास। फिर बोला गया था मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर हम कैसे निकालें, देखिए अगर आप देख रहे हैं तो अगर एंगल नहीं बदल रहा है ना आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए इधर ऐसे एफ लग रहा था, इधर ऐसे एम जी लग रहा था, और इधर क्या लग रहा था, टेंशन लग रहा था, और तीनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए भी, अगर एफ नेट जीरो, तीनों वेक्टर सम जीरो होना चाहिए आपके पास। अच्छा अगर मैं देखूं इस वाले एंगल को, दिस एंगल इज अल्फा बाई टू, दिस एंगल इज अल्फा बाई टू, मतलब ये वाला एंगल इज अल्फा बाई टू, तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे एफ बाई एम जी आ रहा है आपके पास, दैट इज टेन अल्फा बाई टू। अगर आप इस वाले डायग्राम में जाएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपके पास, इधर बन गया ऐसे एफ बाई के, नीचे क्या बन गया आपके पास एम जी माइनस एफ बी, और इधर ऐसे कुछ टेंशन बन गया, और ये वाला एंगल अगेन अल्फा बाई टू। तो यहां से अगर आप 10 अल्फा बाई टू निकालेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ डिवाइड बाय के, और यहां पे आ गया एम जी माइनस एफ बी। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस एफ ने इस एफ को मार दिया, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन आपके पास में बना, दैट इज एम जी इज इक्वल टू के टाइम्स एम जी माइनस एफ बी। तो अगर हम देखें के 21 है तो ये बन गया 21 mg, यहाँ पे बन गया माइनस 21 fb, और यहाँ पे आपके पास आ गया mg। तो अगर आप देखें तो 21 fb इज इक्वल टू 20 mg, सही है। तो fb का जो एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है दैट इज 20/21, दिस इज 20 डिवाइड बाय 21, तो इसको लिख देते हैं भाई, fb तो हो गया v रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई g, ये होगा बाय एंड फोर्स, इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 21 v रो ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई g, ये V G, ये V और ये G साफ हो गया। रो ऑफ लिक्विड आपको सवाल में गिवन है, कितना है 800, 20 डिवाइड बाय 21 रो ऑफ मटेरियल, इस चीज को मार दिया, यहाँ पे 40 आ गया आपके पास। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये बन गया 840, तो आपके पास में जो 840 आ रहा है डेंसिटी दैट इज kg पर मीटर क्यूब, तो अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो गए आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। क्लियर। जो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की, प्रॉब्लम नंबर 12 आपके पास में काइनेमेटिक्स का सवाल था, तो उसमें क्या बोला गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा कोई पाथ है ना आपके पास में, तो पाथ कैसा बन गया आपके पास, कुछ ऐसा पाथ बन गया, ऐसा पाथ आपके पास। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एट स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड, ये स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और स्पीड है इसकी 1 मीटर पर सेकंड, तो इस वाले इंस्टेंट पे है तो वैसे इधर ही होगी 1 मीटर पर सेकंड, बिकॉज जो टेंजेंशियल है वो इसी तरफ है ना पाथ आपके पास में, तो इधर आएगा 1 मीटर पर सेकंड। एंड फॉलो ए 2 डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी इन xy प्लेन, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है ax ay। सबसे पहले बोला गया कि ax ay में जो ज्यादा इंटरेस्टेड है तो हम थोड़ा देख लेते हैं ना, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इस एक्सप्रेशन को, तो मुझे एक्सेलरेशन पे जाना है, पहले वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, तो मैंने लिखा dy by dt इज इक्वल टू 2x/2 dx by dt, तो ये यहाँ पे 2 से 2 साफ हो गया, तो यहाँ पे बन गया vy इज इक्वल टू x dx, ये एक्सप्रेशन बन गया, एक इक्वेशन तो ये दिखाई दे रही है। अब हमें वेलोसिटी पे नहीं रुकना है, हमें एक्सेलरेशन पे जाना है, बिकॉज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो बाद में डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये तो बना ay, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ay बनेगा। अच्छा यहाँ पे इसको दो बार डिफरेंशिएट, मतलब आपके दो टर्म्स है ना आपके पास में, तो पहले एक को डिफरेंशिएट करें दूसरे को बख्श देते हैं, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा vx स्क्वायर, पहले इसको डिफरेंशिएट किया इसको छोड़ दिया तो ये vx बन गया, फिर ये vx स्क्वायर हो गया। फिर अगर आप देखेंगे तो हम किसको छोड़ दें, अब क्या इसको छोड़ देते, इसको डिफरेंशिएट कर देते, क्या बन गया ये x ax बन गया आपके पास। क्लियर, ये आपके पास में एक्सेलरेशन जैसा कुछ आ गया। अब देखते हैं क्या जानना चाह रहा है, ये ऑप्शंस पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। इससे बोला कि ax इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ax इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो x तो 0 ही हो जाएगा, ए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो x 0 है आपके पास में, और उसमें ax भी कितना है आपके पास में 0 है। तो अगर आप देखेंगे x 0 है ax 0 है, तो ay किसके बराबर आएगा आपके पास, vx स्क्वायर के, और vx कितना है 1 है आपके पास में, तो यहाँ पे ay कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसने क्या बोला कि अगर ax आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पार्टिकल ओरिजिन पे है तो ay 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो बात सही है। पर इसमें एक वर्ड है जो इंप्लाइज, वो गलत, वो उसकी वजह से ये ऑप्शन मतलब हम करेक्ट नहीं करेंगे। इंप्लाइज का मतलब ये हो गया भाई साहब अगर ये होता है तब ये होगा, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, अगर ये होता है तब वो होता है। तो इंप्लाइज वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा दिक्कत वाला वर्ड है, इस वजह से ए ऑप्शन में दिक्कत है। अगर इंप्लाइज नहीं होता तो अगर हम ये बोल देते कि भाई ax की वैल्यू ये है, देन ये तो वो बात सही हो जाती है। 1 पे अगर ax की वैल्यू 1 है तब भी ay 1 मीटर आएगा, चाहे ax की कुछ भी होना यार, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये टर्म तो वैसे जीरो बनेगा ना, x की वैल्यू 0 है, ax 2 होगा तब भी है, 3 होगा तब भी 0। तो इंप्लाइज वाला वर्ड की वजह से ये ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा तो ऐसे रहा कि ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं कि आंसर की में क्या पता कुछ जेई कुछ आपको ये थोड़ा कर दे हेल्प, क्योंकि ये इंप्लाइज वर्ड से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको। तो लगभग तो ऐसे रहे भाई इंप्लाइज वर्ड आ गया, इसका मतलब ये हो गया भाई अगर ये है तब ये इंप्लाई करता है कि ऐसा होगा, नहीं वो कंडीशन नहीं है। इसमें मेन बात ये होगी भाई एक्स इक्वल टू 0 तो कहानी खत्म हो गई आपके पास में। तो इस वजह से ए होने में के चांसेस बहुत ही कम है, ए नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे सेकंड वाले में, बी वाले में, तो आपको क्या बोला गया, ax is equal to 0 then ay will be equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट ऑल टाइम। सही बात है यार, अगर आपके पास में ax 0 हो गया तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो आपके पास में, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो ay किसके बराबर आएगा आपके पास में, vx स्क्वायर के। अरे सही है। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो ax 0 है तो ये vx में कोई चेंज नहीं होगा, ax 0 है तो vx क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट। और इनिशियली vx कितना था आपके पास से 1 था, तो हमेशा ये 1 ही रहेगा, तो ay आ जाएगा 1। फिर अगर आप बात करेंगे सी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन में बोल रहा है एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन। सही बात है, यदि इस पे टेंजेंट देखेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगी ना वेलोसिटी, तो वो इस तरफ है, तो सी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। फिर अगर आप बात करेंगे डी ऑप्शन की कोरस्पॉन्डिंग, तो डी ऑप्शन में बोल रहा है ax इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यार अगर ax 0 है आपके पास में, ax 0 है तो vx कांस्टेंट रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट जो आपके पास में आएगा 1 सेकंड में वो कितना आएगा, दैट इज 1 x मल्टीप्लाई दैट इज vx मल्टीप्लाई t। vx कांस्टेंट है बिकॉज़ ax 0 है, सवाल में गिवन था आपको। vx की वैल्यू इनिशियली 1 थी, हमेशा 1 ही रहेगी, तो 1 सेकंड में अगर आप देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर में पहुंच जाएगा आपके पास में। अच्छा x की वैल्यू अगर 1 मीटर आ गई आपके पास में, तो vx और vy दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए vx इज इक्वल टू x, दिए एक्सप्रेशन है, अगर x की वैल्यू 1 है मतलब vy और vx बराबर हो गए। तो अगर आप इस इक्वेशन देखें तो vy और vx बराबर हो गए, और अगर vy और vx बराबर हो गए तो इतना vx है, इधर vy है, ये जो एंगल आएगा आपके पास, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो आपके पास में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपके पास में, ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है और डी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, दैट इज बी, सी एंड डी। तो ये सवाल का पहला ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी था, उसके अलावा तो सवाल एवरेज ही था, बहुत बिल्कुल हलवा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। अगर हम इरोडोम में देखते तो इस तरह कई सवाल हमें दिखाई देते हैं, अगर आपने वो प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको दिखा होगा ये सवाल। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप इंग्लिश से ढंग से पढ़ ले रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से सवाल मीडियम लेवल का था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, अच्छा देख लीजिए। तो अगर हम इसको करना चाहें तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली लिख दीजिए dw होता है क्या आपके पास छोटा सा वर्ड है pdv, बिकॉज वॉल्यूम में बहुत थोड़ा चेंज आया तो प्रेशर में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इससे करेंगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज हमें बेसिक मेथड जाएंगे तब भी अप्रोक्सीमेशन लगाए करना है। तो पहले मैं इससे करके दिखा देता हूँ आपको। तो p तो आपके पास सेम है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना आपको, जिसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा p, और यहाँ पे बन जाएगा 4/3 पाई 3r² मल्टीप्लाई dr। तो ये 3 से 3 आपके पास में साफ हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपके पास में आएगा दैट विल बी p4 पाई r² मल्टीप्लाई dr, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब dr की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, ये वाली वैल्यू कुछ अल्फा है, तो ऐसा आएगा p4 पाई r² मल्टीप्लाई अल्फा। क्लियर? अब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा, उसने दिया हुआ 4 पाई p, इसको r लिखा हुआ है, इसको अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर मतलब मान सही होता, वहां पे r स्क्वायर करके अल्फा लिखा होता, आंसर इसका आया था 1 आपके पास में, आंसर 1 आ जाता। पर अभी क्या है, अभी ये बोनस हो गया आपके पास में। क्लियर? क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगर मान लीजिए आपको ये चीज नहीं क्लिक कर रही है, नहीं सर बेसिक जाना, तो बेसिक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे देखिए p1
टू द पावर गामा P2 V टू द पावर गामा, ऐसे आप लिख लीजिए। तो P1 की वैल्यू कितनी थी, P नोट थी आपके पास, वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई R क्यूब था, इज इक्वल टू P2, आप P मतलब P2 हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना का 4/3 पाई, R की जगह आ गया R माइनस स्मॉल r, माइनस है प्लस है, माइनस है ना, R क्यूब। गामा है तो गामा की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको 41/30 और 41/30, ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। तो यहाँ से आपको P2 मिल जाएगा। फिर जो आपका वर्क डन आता है, वर्क डन क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, ये एक्सप्रेशन आता है। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप सोल्व कर दीजिए, अप्रोक्सीमेशन लगाइए, तो फिर भी आपके घूम फिर के ये वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा है, सवाल बोनस हो गया आपके पास में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की। और प्रॉब्लम नंबर 14 आसान सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था करंट एक्सिटी का। इसमें आपसे क्या बोला गया, पहले बैलेंस दिखाई दे रहा है, 60 डिवाइड बाय 300 इज 1/5, यहाँ पे 1/5, तो इनिशियली बैलेंस था। इस रेजिस्टेंस का नाम है R3, और R3 का टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वो उसका अल्फा गिवन है, टेम्परेचर का चेंज गिवन है। इसने बोला कि अगर ये सेटअप होगा कि टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली 300 नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। तो उस वाले केस में आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप आता है एसओटी में, वो कितना आता है। ये आइडियल वोल्टमीटर है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, उसको आप ओपन भी कर सकते हैं ना, आप सवाल सॉल्व करना हो तो आप इसको मिटा सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, इसको मिटा दीजिए, बिकॉज आइडियल वोल्टमीटर आपके पास उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, उससे कोई करंट जाता नहीं है। अब मैं देखता हूं इसमें चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, डेल्टा चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट इज R नॉट अल्फा डेल्टा टी होता है आपके पास। तो इसकी सिर्फ इसी में चेंज आ रहा है, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ इसी में आ रहा है। आपको यही बोला गया ना कि आपके पास में R3 के बारे में सिर्फ बताया गया और बाकी सब सेम है। तो R3 की वैल्यू 300, अल्फा की वैल्यू पुट की, दैट इज 4 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, और डेल्टा टी कितना आपके पास 100। तो ये 2 जीरो यहाँ पे साफ हो गया, तो ये 12 ओम आपके पास में बढ़ गया रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर ये 12 ओम बढ़ गया तो सर्किट क्या बन जाएगा, फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 300 की बजाय ये बन जाएगा 312, दिस इज बिकम 312। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, इस वाले का पोटेंशियल, इसका जीरो मान लो, इसको जीरो मान, तो ये वाला 50 बन गया। तो इसमें करंट अगर आप देखेंगे इस वाली ब्रांच में, तो कितना करंट फ्लो करेगा आपके पास, इसमें करंट फ्लो करेगा 50 डिवाइड बाय 372, अरे सही है। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके अक्रॉस देखूंगा, तो वो एस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा भाई, अगर मैं इसका जीरो मान रहा हूं, तो IR जो ड्रॉप आएगा इसी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। तो अगर मैं लिखूं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एस मैंने यहाँ पे जीरो मान लिया ना, क्योंकि मुझे दोनों डिफरेंस देखना दिक्कत नहीं है, तो मैं इसका यहाँ पे जीरो मान लिया। तो पोटेंशियल ऑफ एस कितना बनेगा आपके पास में, I मल्टीप्लाई R, सही। अगर आप इस वाले केस में देखेंगे, तो यहां पे जो करंट आपके पास में आ रहा है, दैट इज 550 डिवाइड बाय 600, इतना करंट आ रहा है। तो इसके अगर मैं ड्रॉप देखूंगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट T, दैट विल बिकम 50 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 500, क्लियर। अब थोड़ा सा कुछ मार्कआउट कर रहे हैं क्या इसमें, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ पे ये उड़ गया, और तो क्या उड़ाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, और देखते हैं, और भी कट रहा है आपके पास, यहाँ पे आकर रुक गया ये भाई साहब। तो ऊपर तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, दोनों अगर आप डिफरेंस देखेंगे डेल्टा V, तो ये बन गया 50 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 26 डिवाइड माइनस डिवाइड बाय 31, यहाँ पे आ गया आपके पास 250 डिवाइड बाय 6, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा, इसको थोड़ा काट लेते हैं यार, इसमें भी 3 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया ना आपके पास, दिस इज 125 ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करते हैं, 25 को कॉमन निकालते हैं, 25 कॉमन आ गया आपके पास, तो यहाँ पे आ गया 26 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे आ गया 5, और ये आ गया 31, और ये आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे 26 लिखा, तो ये बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वैल्यू देखिए, तो 26 मल्टीप्लाई 6 कितना आ रहा है आपके पास, 156 आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 31 मल्टीप्लाई 5, तो 155 आ रहा है। तो ये आपके पास में आ गया 25, ये सिर्फ 1 आ रहा है ना आपके पास में, सिर्फ ऊपर 25 बचा, यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई 3 है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने पे, तो अगर आप ये सोल्व करें, 0.268 ऐसा कुछ आता है, पर आपको कितने डेट तक बोला है, 2 डेसिमल तक बोला है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.27, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो थोड़ा कैलकुलेशन जब आपके पास में ऐसा रहता है तो आपको सिर्फ 2 पे नहीं रुकना चाहिए, आपको पहले 3 निकालना चाहिए, फिर 3 निकाल के आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू आपके पास में 5 से बड़ी आ रही है तो ये अब 7 हो जाएगा, 5 से छोटी आ रही हो तो आपके पास में ये 6 का 6 बच जाएगा आपके पास। और अगर 5 आ रही हो तो फिर ओड इवन का एक अलग रूल है डेसिमल का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 15 की, और इसमें एरर का सवाल है। एरर का सवाल आ जाता है तो एरर आपका अच्छा होना ही चाहिए था। देखिए एरर में आपको ऐसे 2 कैपेसिटर गिवन है आपको, एक C1 है, उसकी वैल्यू है आपके पास में 2000 प्लस माइनस 10 पिकोफैराड। ठीक है जी। C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, C2 की वैल्यू 3000 प्लस माइनस 15 पिकोफैराड। सही है, ठीक है। अब क्या पूरा इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, ऐसे आपने इन दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज आपको सोर्स के अक्रॉस गिवन है, जो वोल्टेज है उसका एक्सप्रेशन गिवन है, V इज इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस 0.02 वोल्ट, ऐसा कुछ गिवन है आपको। एनर्जी में कितना एरर है वो ये पूछ रहा है, तो हम कैसे करें। देखिए सबसे पहले हमें सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर आप सी इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे, सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, पहले सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालिए विदाउट एरर। सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। C1 C2 अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 2000, यहाँ पे आ गया आपके पास 3000 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 आपके पास में आ गया 5000। डन, ये 3 जीरो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे ये 600 आ गया, तो ये आ गया 1200 पिकोफैराड। डन। अब यार एरर की बात करते हैं, एरर की बात करते हैं। अब एरर में आपको ये एक्सप्रेशन नहीं यूज करना चाहिए, एरर में आपको ये वाला करना चाहिए 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सर ये समझ में नहीं आ रही बात, क्या बोल रहे हैं। देखिए अगर आपके पास में y इज इक्वल टू x है और x में एरर है आपके पास 1%, तो y में कितनी हो जाएगी 1%। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोल दूं ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर बाय, इसको बोल दूं x स्क्वायर बाय x, y को तब भी तो x के बराबर ही है, y इज इक्वल टू x, और मैं बोलूं x में एरर आपके पास में 1% है तो y में भी एरर कितनी आएगी 1% आएगी। अब मैं बोल दूं y ऐसा कुछ लिख दूं, समझ में, तब भी तो y x के बराबर है, पर इसमें एरर अलग आएगा आपके पास, इसमें एरर अलग आएगा। आप चेक कर लीजिए, इसमें एरर 1% नहीं आएगा, इसमें 1% से ज्यादा एरर आएगा। तो जब आपके पास में फंक्शन कभी आपके पास में y इज इक्वल टू m प्लस n की फॉर्म में लिखा हो तो m और n आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इन दोनों में कोई रिलेशन आपके पास में होना नहीं चाहिए। अब देखिए m और n में दोनों में रिलेशन है आपके पास में, इस वजह से आप ऐसे लिख सकते नहीं है। तो अगर आप सीक्वेंट निकालने जाएंगे तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो ये m और n में क्या है आपके पास में रिलेशन है, तो यहाँ पे एरर अलग आएगी, इस वाले केस में एरर अलग आएगी। तो एरर कौन सी ली जाएगी, ये वाली एरर ली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम तो यही से एक्सप्रेशन निकालेंगे ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये इसकी एरर अलग आ जाएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी आएगी, फिर दोनों को ऐड करना है, इसमें उतना सब सिस्टम नहीं है। तो जब भी आप लिखें m by n की फॉर्म में लिखें तो m और n में, जैसे m by n की फॉर्म में लिखा जा रहा है एक्सप्रेशन कभी भी, तो m और n में आपके पास में कभी कोई डायरेक्ट रिलेशन होना नहीं चाहिए। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यार अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, एलएन लेंगे दिक्कत आएगी, पूरा एलएन के अंदर आ जाएगा, फिर वैसे फॉर्म नहीं बनेगी। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, तो डिफरेंशिएट करके क्या बन जाएगा, डी सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर, माइनस आना है सब में आना है, इसलिए कट जाएगा। यहाँ पे DC1 डिवाइड बाय C1 का स्क्वायर प्लस DC2 डिवाइड बाय C2 का स्क्वायर। एलएन लेंगे इस बार लेंथी हो जाएगा ना, इस वजह से यहाँ पे एलएन नहीं लिया, बिकॉज़ एलएन लेने से ये दोनों टर्म अंदर एक साथ आ जाएगी, फिर वो आगे खुलेगी नहीं है आपके पास। अब आप यहाँ से थोड़ा पुट करके देख सकते हैं सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपके DC, ये तो हमें निकालना है, सी में एरर कितना ये हमें निकालना है, DC इक्विवेलेंट में एरर निकालना है। ये टर्म कितना गया 1200 का स्क्वायर, पिको पिको सब में है, इसमें से कट जाएगा, दिक्कत नहीं है। DC1 में कितना है 100, सो 10 डिवाइड बाय ये कितना होगा 2000 का स्क्वायर प्लस DC2 अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर आ गया 15 और यहाँ पे आपके पास में आ गया 3000 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो जो DC इक्विवेलेंट आपके पास में आ रहा है वो कितना आ गया, ये बन गया 144, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना बन गया आपके पास 10 डिवाइड बाय 400 प्लस 15 डिवाइड बाय 900। इस जीरो ने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे देखते हैं तो 1/60 आ गया। तो ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास 1/40 प्लस 1/60, 144। एलसीएम ले लेते हैं 40 60, तो ऊपर बन गया 100 आपके पास, ये यहाँ पे साफ हो गया और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो डीसी इक्विवेलेंट आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है 6, दैट इज 6 पिकोफैराड। तो आपके पास डीसी इक्विवेलेंट जो एरर आ रही है आपके पास में सी में वो कितनी आ रही है बच्चों, 6 पिकोफैराड आ रही है। अब हम अगर देखेंगे एनर्जी को, तो एनर्जी क्या बनेगा, हाफ सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट अभी ऐसा एक्सप्रेशन है,
तो इसमें हम क्या करते हैं, ln ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ln u, यहाँ पे बन जाएगा ln हाफ प्लस ln c इक्विवेलेंट प्लस ट्वाइस ऑफ ln v। अब डिफरेंशिएट किए तो ये बनेगा du बाई u। क्लियर? अच्छा ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, जैसे डी सी इक्विवेलेंट डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट प्लस ये हो गया ट्वाइस ऑफ डी वी बाई वी। हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले डी यू बाई यू की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। तो डी सी डिवाइड बाई सी अगर आप देखेंगे तो ये 6 है और सी इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, सी इक्विवेलेंट आया 1200। तो मैंने यहां पे लिखा 6 डिवाइड बाई 1200। सही है, 6 डिवाइड बाई 1200। डीवी बाई वी आपको गिवन है, डीवी है आपके पास में ट्वाइस ऑफ डीवी कितना आया, दैट इज 0.02 और जो वी आ रहा है आपके पास दैट इज 5, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। तो यार इसको थोड़ा सोल्व कर लिया जाए क्या, तो यहाँ पे ही बन गया 500। ठीक है जी, और हटा दिया आपने। अब आप परसेंटेज निकाल तो इसे मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो साफ हो गया आपके पास। तो डी यू बाई यू जो आपके पास निकल के आ रहा है, यहाँ से तो आ रहा है 1/2 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज 4/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना 0.5 और ये बन जाएगा आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई 100। डी यू बाई यू कितना आ रहा है आपके पास में, इन दोनों को ऐड कर दैट इज बिकम 1.3। तो ये जो एरर आ गया दैट इज 1.3%। तो इसमें जो दिक्कत वाली जगह थी वो यहाँ पे थी, लोग सी इक्विवेलेंट में एरर निकालते हुए इसको यूज कर रहे थे जिससे आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये सवाल वैसे आसान था पर ये वाली आपको दिक्कत कर सकती है, ये वाली चीज यहाँ पे लोग गलत कर सकते हैं, तो मे बी शायद कुछ लोग गलत कर दिए हों। तो सवाल का लेवल इस स्टेप की वजह से वो सवाल अच्छा हो जाता है। ठीक है, बात करें प्रॉब्लम नंबर 15 की। बल्क मॉडुलस का सवाल है, आपको गिवन है कि बल्क मॉडुलस वैसे पता है हमें, पर वो गिवन भी है दैट इज माइनस डीपी डिवाइड बाई डीबी बाई वी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है बल्क मॉडुलस का, और वो आपको सवाल में गिवन भी है। अब इसने क्या बोला कि जो ब्लॉक है आपके पास में, एक उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है और उससे सरफेस ऑफ अर्थ पे अब उसे 5 किलोमीटर डीप ओशन में लेके गया, जब मतलब लेके गए, एवरेज डेंसिटी पानी की आप माने 1000। तो प्रेशर चेंज देखता हूं कितना है, तो डेल्टा पी आपके पास जो है रो जी एच आएगा ना, तो रो की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10 और 5 किलोमीटर है तो ये 5000 हो गया। ये तो आ गया प्रेशर में चेंज। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम पता था, बीटा की वैल्यू पता है, तो बीटा की वैल्यू आपके पास में है दैट इज 70 गीगा पास्कल। अब गीगा पता होना चाहिए भाई, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, 1 गीगा इज इक्वल 10 टू द पावर 9। समझ में आ गई बात, ये पता होना चाहिए। तो ये आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशन है, तो ये इसको अगर आप लिखेंगे डेल्टा पी दैट इज 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5000 डिवाइड बाई डीवी बाई वी, डीवी बाई वी। अब देखिए यहाँ पे कुछ 3 4 5 और एक 6, 3 तो 6 7 जीरो तो यहाँ पे उड़ा दिया हमने ना, तो इसकी जगह सिर्फ यहाँ पे 100 बच गया। ठीक है, और इसको अगर देखेंगे ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए v डिवाइड बाई डी आपके पास में आ रहा है 1400। ठीक है जी, अब हमें dv निकालना है, तो dv आपके पास में कितना आ जाएगा, दैट इज v, वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, तो ये 1 डिवाइड बाई ये ऐसा कुछ बन गया। अब dv को क्या लिखेंगे, देखिए अगर आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम इज x क्यूब, तो अगर आप dv देखेंगे तो कितना बने, 3x² dx, 3x² dx, तो इसको लिख दिया दैट इज 3a² और dA लिख दिया, x की जगह a लिख दिया बिकॉज a मेंशन है सवाल में, इज इक्वल टू 1/1400। तो अब देखिए इसकी वैल्यू है वो मीटर में है, आप मतलब ये a है 1 मीटर, a 1 मीटर आपके पास, तो ये dA कितना बन गया, इट इज 1/मीटर, इतना है एरर में जो आपके पास में, जो साइड में जो चेंज पूछा है वो इतना है आपके पास में। अब यार ये जो ऐसा एक्सप्रेशन है वो पूछ नहीं रहा, वो mm में पूछ रहा है, mm में पूछ रहा है, dA क्या हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 1200 mm, तो इन दो जीरो ने इनको उड़ा दिया आपके पास, तो dA की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाय 42। इसको अगर सोल्व करते हैं ये वैल्यू आ 0.238 और अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.24। तो जब भी आपके पास 2 डिजिट तक पूछा है तो आपको हमेशा 3 डिजिट तक आंसर निकालने चाहिए, फिर उसको अप्रोक्सीमेट करना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा Z 0.24। तो इस सवाल में दो चीजें दिक्कत कर सकती है, गीगा नहीं पता होगा तब आप फंस जाएंगे, और ये रिजल्ट जो आपके पास में आ रहा है वो 0.23 करके छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 0.24 करना चाहिए। अब देखते हैं जेईई एडवांस क्या थोड़ी रेंज दे देता है क्या, 0.2 से 0.24, क्या पता वो एग्जैक्ट जानना चाह रहा हो, तो वो देखना पड़ेगा फाइनल आंसर की क्या आती है।
बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की। बढ़िया सवाल था, ये ट्रेडिशनल सवाल नहीं है ना, ऐसा नहीं करवाते, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। पर कंसेप्ट अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्लियर है तो सवाल आप कर सकते थे, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालते सवाल हो सकता था। तो इसके डिफिकल्ट ही कैटेगरी में ना, ये इजी कैटेगरी में नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट जल्दी सी लोगों को सोचना पड़ता है, मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम है। वैसे कैलकुलेटिव टफ नहीं है, बताया ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कम ही है, पर वो सोचना जाके वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है उस प्रेशर के अंदर। तो आपके पास में ये बोला गया कि यार यहाँ पे ये सर्किट है, एक ये वाला सर्किट है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये दोनों इंडक्टर है आपके पास में, और इनकी इंडक्टेंस गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दी, इसमें सवाल थोड़ा सा अच्छा बन गया। अब आपसे बोल रहा है कि यार पूछ क्या रहा है आपसे कि द वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर बाय द टाइम द करंट रीच देयर स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब देखिए यार, अगर आप देखेंगे तो इनिशियली करंट 0 था, फिर फाइनली करंट इसमें बन जाएगा 1 एम्पियर। इसमें अगर आप देखें तो इनिशियली 0 था, फाइनली आपके पास में बन जाएगा ये रेजिस्टेंस 10 ओम में तो 2 एम्पियर बन जाएगा। ऐसा कुछ सेटअप है आपके पास। देखिए अब ये जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट इसमें ऐसे जाता है, इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा ना इसको, तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपके पास। इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए इसकी वजह से इन दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आना है दोनों में, मतलब दोनों लूप पास पास में, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें कंसीडर करना है। तो अगर आप पूछो ईएमएफ, अगर मैं बात करूं ईएमएफ इस वाले लूप के अंदर ईएमएफ लिखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से लिखा दैट इज एल डी आई बाई डी टी, L1 di1 डिवाइड बाई dt, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से लिखना पड़ेगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें करंट ऐसे बढ़ रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ऐसे आ रही होगी, ऐसे, और ये बाहर से देखेंगे तो कुछ ऐसी जाएगी। तो लग तो ऐसे रहा कि भाई इसको सपोर्ट, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी अपोज करेगा, दोनों सपोर्ट होना चाहिए आपके पास में, बिकॉज ऐसा एक इंडक्टर है आपके पास में, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे इंडक्टर है, तो इसकी फील्डेंस अगर आप देखें तो ऐसे करके ऐसे निकलेगी, बिकॉज करंट इसमें ऐसे बढ़ रहा है ना आपके पास में, करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसा आके कुछ ऐसा जाएगा। और वो आपके पास में उस पर भी डिपेंड करता है भाई साहब कि जो इसका लूप का जो सेंस है वो सेंस किस तरीके का है आपके पास में। अगर सेंस ऐसे होगा तो ऐसे बन जाएगा, अगर सेंस ऐसे होगा तो ऐसे बन जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के दोनों केसेस आपके पास में यहाँ पे आ सकते हैं। तो L1 di बाई dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस की दैट इज M di2 डिवाइड बाई dt, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप इस वाले में देखेंगे तो उसमें M di1 नहीं आता, अगर आप लूप 1 में देखें तो M di2 आएगा ना। समझ पा रही है ये बात? म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब आप ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस में खुद का करंट आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे वाले का करंट आता है, तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे ईएमएफ इस वाले लूप के अंदर, तो इस वाले में दैट इज L2 di2 डिवाइड बाई dt प्लस M di1 डिवाइड बाई dt। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यार इसके अक्रॉस जो वर्क डन आ रहा है आपके पास में ईएमएफ के अक्रॉस, वो अब अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन फॉर्म होता है VIT ना, VIT हमने याद किया था, तो यहाँ पे E गिवन है आपको, तो E आ जाएगा, I आ जाएगा, टाइम को dt टाइम की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो I1 आएगा, यहाँ पे E1 I1, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा L1 I1 di1 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा M I1 di2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्क डन इट इज E2 I2 dt, इसको सोल्व करने से क्या बनेगा L2 I2 di2 प्लस दिस विल बिकम M I2 di1। अब हमें टोटल चाहिए ना, टोटल चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, हमें I1 की वैल्यू कहां से कहां तक है आपके पास में, दिस इज डी। हाँ, अगर आप I1 के देखें तो कहां से कहां तक है, पहले I1 के 0, अब I कितना बन गया, फाइनली 1 एम्पियर बन गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज, हम इसको लिख रहे हैं, दिस इज L1 I1 ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, L1 I1 di1, ठीक है, वहां पे आ गया M I1, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम हाफ L I1 का स्क्वायर, सही है, इसको इंटीग्रेट कर दैट इज x dx है तो x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखें तो क्या बन जाएगा, इट इज हाफ L2 I2 का स्क्वायर। देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट इज x dx है आपके पास, इट इज x स्क्वायर बाय 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ m को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ I di2 I1 di2 प्लस दिस इज I2 di1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है यार। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस वाले टर्म को अगर आप देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ I1 I2,
देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया ना हमने इसको, अगर आप खोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में बनेगा। अब देखिए कितना बन गया, हाफ L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, L1 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 1000, और I की वैल्यू कितनी है आपके पास, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, क्योंकि इसमें स्टेडी स्टेट में 1 एम्पियर करंट आएगा, तो यहाँ पे 1 बन गया, प्लस हाफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2 820 बाय 1000, और I की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 एम्पियर ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 4, प्लस m, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करें तो I1 I2 बन जाएगा ना, तो m की जगह कितना है आपके पास, दैट इज 5 बाय 1000, और I1 I2 कितना आ गया आपके पास, I1 यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया आपके पास। तो हमें किस में चाहिए, मिली जूल में चाहिए, तो मिली जूल में चाहिए तो 1000 का कोई मतलब रहता नहीं है ना फिर, तो यहाँ पे ये बन गया, दिस इज 5 प्लस 40 प्लस 10, तो ये बन गया 55 मिली जूल, तो ये आपके पास में वर्क आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप माइनस लेके चलेंगे, माइनस क्योंकि वो आपको पता नहीं भाई सब कि उसके सेंस कैसा है, अगर वो माइनस होगा तो यही जवाब आपके पास 35 बनता है। क्लियर है, तो कंसेप्ट तो थोड़ा सा क्लिक कर जाए, मतलब ये सोच पाना फिर ऐड करके इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना, थोड़ा सा उस टाइम इंटरवल में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, इस वजह से हम इसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। इस पेपर के लास्ट प्रॉब्लम पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉब्लम वाज सिंपल, अगर आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का आइडिया है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या बोला गया, एक कंटेनर विद 1 kg ऑफ वाटर, यहाँ पे ऐसे एक कंटेनर में हम 1 kg पानी डाल देते हैं, 1 kg पानी है आपके पास, इस पे सनलाइट आ रही है और सनलाइट की जो पावर है दैट पावर इज 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर, पर आपके पास में जो एरिया एक्सपोज्ड है वो एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। सही है, अब क्या बोला गया कि जो हीट लॉस हो रहा है आपके पास में वो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग फॉलो करता है। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग ये होता है दैट इज टेम्परेचर का जो फॉल का जो रेट होता है डी थीटा बाय dt इज k मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस, that is rate of fall of temperature is directly proportional to the temperature difference between the system and surrounding। और इस k की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है, इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, कोई कांस्टेंट है ना आपके पास, और k की वैल्यू सवाल में गिवन है 0.01, तो मैंने लिखा है d थीटा बाय dt आपके पास में आ गया, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। अच्छा अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, अब जो सन से हमें हीट मिल रही है वो हीट कितनी मिल रही है, तो अगर आप देखो पावर बाय सन कितना मिल रहा है हमें पर यूनिट टाइम, इसके ऊपर अगर देखें पावर तो हो गया पर यूनिट टाइम, मतलब इसको कितनी एनर्जी मिल रही है 1 सेकंड के अंदर, तो हमने लिखा 700, पर इसका एरिया ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 0.05, तो यहाँ पे ये 100 आ गया, ये यहाँ पे उड़ गया, 35 वॉट पावर आपको मिल रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर सन से कोई पावर नहीं आ रही होती, सुनना मेरी बात को, अगर सन से कोई पावर नहीं आ रही होती तो 1 सेकंड में इतना टेम्परेचर इसका फॉल हो जाता। तो अगर पूछता अगर सन से पावर नहीं आ रही होती तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा होता, तो उस वाले केस में क्या लिखते m, क्योंकि इतना टेम्परेचर फॉल हुआ, मास कितना था m है, और स्पेसिफिक हीट s है d थीटा बाय dt, इतनी पावर ये एमिट कर रहा है आपके पास, दिस पावर एमिटेड, इतनी पावर एमिट कर रहा है इस टेम्परेचर पे, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, जितनी पावर एमिट कर रहा है उतनी पावर सन से मिल जा रही होगी इसको, तो अगर इतनी पावर एमिट कर रहा है तो यही पावर किसके बराबर हो रही होगी, जो सन से एब्जॉर्ब कर रहा है, सन से कितनी एब्जॉर्ब कर, 35 एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप पुट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी है 1 kg, s के सवाल में गिवन है 4200, और ये आ गया d थीटा बाय, दिस इज d थीटा बाय dt ना। अच्छा अब इसको किसके बराबर लिख देते हैं, d थीटा बाय dt को इसको लिख देते हैं डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1000, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, d थीटा बाय dt हमें नहीं चाहिए ना, हमें ये चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे ये 2 जीरो साफ हो गया आपके पास, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू जो आ रही है 350 डिवाइड बाय 42। क्लियर, तो अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपके पास 8.33 डिग्री। तो यहां से मतलब ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पता है तो आप इसको इजीली प्रोसीड कर सकते थे।
ठीक है बच्चों, तो ये पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपने पेपर दिया है तो आई होप आप बढ़िया करके आए होंगे, और पेपर थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में था तो मे बी शायद फिजिक्स में लोगों का स्कोर कम रहे, और बोनस कुछ आ गया तो मे बी थोड़ा सा उससे हमें हेल्प मिल जाए। जो लोग आपके पास में अभी नेक्स्ट ईयर में अपीयर होने वाले हैं तो वो देख लें कि भाई किस तरीके के सवाल आपके पास में आ रहे हैं। हमेशा सवाल में क्रिएटिविटी दिखाई देगी आपको, आप हमेशा तैयार रहिए कि आप जेई के एग्जाम में जाएंगे कुछ नया दिखाई देगा, तो आप शुरू से हैबिट भी वैसे ही डालिए। मतलब हमारे साथ में एक दिक्कत भी है ना कि जैसे एक सवाल फंसता रहे हम मास्टर से पूछ लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप खुद को फाइट करना सीखना है। अगर आप फाइटर हैं अच्छे, आप सवालों से लड़ सकते हैं, तब आप जेई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको ये हैबिट नहीं, सिर्फ देखे हुए सवाल आए, तो आपके लिए जेई एडवांस नहीं है, फिर आपको जेई मेंस में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।